गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछले 3-4 वीडियो में हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम चौथा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बहुत सारी प्रमुख जानकारियां हैं वो इस टॉपिक के अंदर है। इसलिए आज वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टॉपिक नंबर कितना है? तो टॉपिक नंबर है 4। कितने नंबर टॉपिक है? टॉपिक नंबर 4। क्या क्या पढ़ने वाले हैं इनके बारे में तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्या पढ़ने वाले हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। प्रश्न आना क्या है इसमें से तय। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसकी जानकारी देने वाले स्रोत भी कौन कौन से स्रोतों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी मिलती है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले स्रोत होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब कौन कौन से हैं? तो पहला है अप्राकृतिक स्रोत। पहला कौन सा है? अप्राकृतिक स्रोत। दूसरा कौन सा है? तो प्राकृतिक स्रोत। और तीसरा कौन सा है? तो विभिन्न विद्वानों के सिद्धांत। अब जितने भी विद्वान हैं जिसने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ बताया है तो उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। इसलिए यह टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कम से कम 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आने वाले हैं। ठीक है, तो अब पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करते हैं। सबसे पहले अप्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं। तो अप्राकृतिक स्रोत क्या है? यानी प्रकृति का इसमें कोई योगदान नहीं है। जैसे पहला है घनत्व। पहला क्या है? घनत्व। दूसरा क्या है? दबाव। और तीसरा क्या है? तापमान। तो ये 3 स्रोत कौन से हैं? तो अप्राकृतिक स्रोत है। अब क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है यानी कि पृथ्वी की जानकारी देने वाले अप्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन से हैं? तो कौन से हो गए? घनत्व हो गया, दबाव हो गया और तापमान हो गया। अब ये तीनों चीजें हैं जो तीन घटक हैं। ये तीनों के तीनों पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो तीनों क्या होते हैं? बढ़ते हैं। यानी घनत्व भी आंतरिक भाग में बढ़ता जाता है और दबाव भी परतों का, ऊपरी परतों का बढ़ता जाता है और तापमान भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है? जानकारी देने वाला स्रोत कौन सा है? अप्राकृतिक स्रोत है। अब दूसरा स्रोत कौन सा है? तो प्राकृतिक स्रोत है। दूसरा कौन सा है? प्राकृतिक स्रोत है। अब प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन से आते हैं? तो एक आता है ज्वालामुखी, दूसरा क्या आता है? भूकंप है। तो 2 स्रोत है। अब इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भूकंप से। कौन सा प्रश्न बनता है भूकंप से? यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कौन सी संरचना? पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि पृथ्वी के अंदर के भाग की संरचना की जानकारी देने वाला सबसे उपयुक्त स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है? भूकंप विज्ञान के साक्ष्य या फिर भूकंप द्वारा। यानी पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी किन स्रोतों से मिलती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत कौन सा है? भूकंप विज्ञान की साक्ष्य या फिर भूकंप है। फिर आगे बात करें कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने इसके बारे में सिद्धांत दिए हैं, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया है। तो एक तो है लाप्लास का मत, जो पीछे पढ़ चुके हैं। लाप्लास ने भी बताया है यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति कैसे हुई? तो पहले पृथ्वी कैसी थी तो वो उससे हमें जानकारी मिलती है कि अंदर पृथ्वी है वो कैसी हो सकती है। आगे है चेम्बरलिन का मत, फिर है जेम्स जीन की ज्वारीय मत और डोली और स्वेस का मत। ये इंपॉर्टेंट है, यानी स्वेस का मत है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो अभिनव मत। बात समझ में आ गई होगी। यानी क्या पढ़ने जा रहे हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले स्रोतों के बारे में। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले स्रोत कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के स्रोत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो है अप्राकृतिक स्रोत, दूसरा है प्राकृतिक स्रोत है और तीसरा है अलग अलग विद्वानों के मत। जिसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो स्वेस का मत है और दूसरा किसका है? अभिनव मत है, यानी कि वर्तमान में जो प्रचलित है सिद्धांत है वो है। तो आगे चलते हैं, इनके बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करते हैं क्योंकि ये टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि
ये जो अपनी पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना के बारे में क्या बताते हैं, जानकारी देते हैं, यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो कैसे बना हुआ है। तो सबसे पहले कौन सा स्रोत आया है, एक ही पेज पलटा है। सबसे पहले प्राकृतिक स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से है, तो प्राकृतिक स्रोत एक तो घनत्व है, दूसरा दबाव है, तीसरा क्या है, तापमान है। ये जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं ये तीनों ही बढ़ते हैं। और कैसे बढ़ते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों बढ़ते हैं, तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो ऊपर की चट्टानों का एक तो दबाव बढ़ता जाता है, और जैसे ही दबाव बढ़ता है तो चट्टानों का घनत्व बढ़ जाता है, और जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान भी बढ़ता है। ठीक है, तो इनके बारे में चर्चा करते हैं कैसे क्या बढ़ता है। तो सबसे पहले कौन सा है, अप्राकृतिक स्रोत। अब एक क्वेश्चन तो आपको बता ही दिया क्या कि अप्राकृतिक स्रोत पृथ्वी की जानकारी देने वाले प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है, तो इनमें से तीन तो ये मिलेंगे, एक कोई दूसरा मिल जाएगा वो नहीं है। या फिर अप्राकृतिक स्रोत जो पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देते हैं निम्न में से कौन सा है, तो क्या हो जाएंगे, ये तीनों हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं घनत्व की। एक बार पहले भी आपको घनत्व के बारे में बताया है, घनत्व क्या होता है। तो घनत्व होता है, मान लो एक सेमी का कोई क्या है, एक टुकड़ा है। कितना टुकड़ा है, एक घन सेमी का एक टुकड़ा है। घन सेमी बहुत ही छोटा होता है, इस पेन की नोक के बराबर होता है। ठीक है, अब इतना सा एक टुकड़ा है, उसमें कितना भार है, इतने से भाग में कितना भार है, वो क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। कोई भी पदार्थ हो, प्रत्येक पदार्थ का घनत्व होता है। जैसे आप पेट्रोल भरवाते हैं तो वहां पे भी घनत्व होता है, तो पेट्रोल का भी एक घनत्व है, वो घनत्व पेट्रोल पंप पे आप देखोगे तो लिखा हुआ मिलता है। जैसे बात करें जो पृथ्वी है तो उसका भी घनत्व है, ऊपरी भाग का घनत्व अलग है, आंतरिक भाग का घनत्व अलग है। जैसे लोहा है उसका भी घनत्व अलग है। जैसे हमने बात करें पर्वत है, पठार है, मैदान है, इनका भी घनत्व क्या होता है, अलग अलग होता है। पर्वतों का 2.6 है, जैसे पठार है, मैदान है, तो सबसे ज्यादा किसका होता है, तो महासागरीय तल्ली का होता है। ऊपरी संरचनाओं में कितना होता है, तो 3 जीरो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक पदार्थ का क्या होता है, अलग अलग घनत्व होता है, जिसे डेंसिटी भी कहते हैं। अब घनत्व यानी कि एक घन सेमी का कोई टुकड़ा लो और उसमें कितना भार है, वो क्या कहलाता है, उसका घनत्व कहलाता है। मोटा मोटी बात करें तो कोई भी पदार्थ में अणु उसके कितने पास पास है, यानी जिसका घनत्व जितना होगा उसके अणु क्या होंगे, उतने ही क्या पास पास होंगे। मान लो आपने कोई मिट्टी ली और मिट्टी पहले से मिट्टी ले रखी है, मान लो 2 किलो मिट्टी है। ठीक है, अब उसका घनत्व ज्ञात करोगे तो घनत्व कुछ ना कुछ निकल के आएगा। ठीक है, अगर उस मिट्टी पर आप दबाव डाल दोगे तो वो जम जाएगी, और जमने के बाद उसका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात यही है, जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे वैसे वैसे चट्टानों पर दबाव बढ़ता जाता है, इसके कारण क्या बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है। अब घनत्व बढ़ने की एक सीमा होती है, यानी कि जो मिट्टी ली है, मैंने कहा 2 किलो मिट्टी ली और उस पर क्या डाला, दबाव डाला, लेकिन बहुत ज्यादा दबाव डालने के बाद एक सीमा ऐसी आएगी उसके आगे दबाव सहने नहीं करेगी, या फिर उसके बाद जमना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक सीमा तक ही घनत्व है वो आंतरिक भाग में बढ़ता है, उसके आगे घनत्व नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर चर्चा कर लेते हैं। घनत्व, घनत्व के बारे में आप समझ ही गए होंगे, यानी एक घन सेमी का कोई टुकड़ा है उसमें कितना भार है वो क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। फिर पृथ्वी की ऊपरी परत का घनत्व कितना है, 2.7 है। मैंने बताया जैसे पृथ्वी की अलग अलग परतें हैं, तो पहले बाहरी परत की बात करते हैं। बाहरी परत का घनत्व कम है, जैसे जैसे अंदर जाएंगे आंतरिक भाग में जाएंगे घनत्व क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऊपरी चट्टानों का क्या है, दबाव बढ़ गया है। ठीक है, तो ऊपरी परत का घनत्व कितना है, 2.7 से 3 जीरो है। अब 2.7 या 2.6 भी मिल सकता है, तो 2.7 या 2.6 किसका है, पर्वतों का है, और ये किसका है, तो महासागरीय तल्ली का है। तो ऊपरी भाग में कितना घनत्व पाया जाता है, तो 2.7 से 3 जीरो, या फिर 2.6 से भी मान सकते हो, 2.6 से 3 जीरो, 3 जीरो घन सेमी क्यूब घनत्व होता है। ठीक है, अब तथा गहराई में जाने पर ऊपरी चट्टानों का दबाव बढ़ने के कारण घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, आपको बता ही दिया है। ठीक है, फिर याद रखना क्या है,
पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो 5.52 है। अगर रियल में पूछ लिया जाए, रियल आंकड़ा आ जाए, तो वो है 5.517। ये भी ऑप्शन में मिल सकता है। अगर ये मिले तो आपको क्या करना है, यानी पृथ्वी का अगर औसत घनत्व पूछा है और ये आंकड़ा दे रखा है तो क्या करोगे, 5.517 करोगे। लेकिन लगभग ये आंकड़ा प्रश्न आता है, ऑप्शन में क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है। अगर ज्यादा डिटेल से पूछे तो क्या हो जाएगा, 5.517। ठीक है। फिर बात करें ऊपरी परत का घनत्व कितना बताया दिया, 2.7 से 30 है। और अंदर ही अंदर आंतरिक भाग में जहां पृथ्वी का केंद्र है, कहां पे, जहां पृथ्वी का केंद्र है, और केंद्र कितनी दूरी पे है, तो 6371 किलोमीटर की गहराई पर क्या पाया जाता है, पृथ्वी का केंद्र पाया जाता है। यानी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर है। तो 6371 किलोमीटर है, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या है। तो ये यहाँ पे केंद्र तक पहुंच गई है। तो केंद्र का घनत्व कितना है, तो 11 से 13 घन सेमी क्यूब है। ठीक है। और जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो घनत्व में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। लेकिन एक सीमा के बाद ऊपरी चट्टानों का दबाव बढ़ने पर भी घनत्व नहीं बढ़ता है। यानी कि अधिकतम घनत्व पृथ्वी का कितना है, तो 11 से 13 है। प्रश्न आता है पृथ्वी के ऊपरी भाग का घनत्व कितना है, तो 2.7 से 30 है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व कितना है, तो 11 से 13 है। अब पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो 5.52 है। ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन चुके हैं। फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं दबाव की। अब दबाव क्या चीज है जी, ये तो घनत्व था। घनत्व मतलब एक घन सेमी में कितना भार, वो क्या कहलाया, घनत्व कहलाया। दूसरा क्या है, दबाव है। और दबाव के बारे में आपको बताया, मिट्टी का उदाहरण दिया है। तो मिट्टी को जैसे दबाते हैं तो वो जमने के बाद उसका घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वैसे ही जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तो ऊपरी चट्टानों का क्या होता जाता है, दबाव बढ़ता जाता है। प्रश्न आता है, क्या आता है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे हम गहराई में पहुंचते हैं तो ऊपरी चट्टानों का दबाव कम होता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, समान रहता है। ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। तो गहराई में जाओगे तो क्या होगा, दबाव बढ़ेगा। देखो ध्यान रखने वाली बात है, रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। घनत्व भी गहराई में बढ़ेगा, दबाव भी गहराई में क्या होगा, बढ़ेगा, और तापमान भी गहराई में बढ़ेगा। लेकिन सभी की सीमा है, एक सीमा तक घनत्व बढ़ेगा, एक सीमा तक दबाव बढ़ेगा, एक सीमा तक तापमान बढ़ेगा। ठीक है। गहराई में तीनों चीजें बढ़ेगी, लेकिन एक सीमा तक। उस सीमा के आगे है वो ना तो घनत्व बढ़ेगा, ना दबाव बढ़ेगा, ना तापमान बढ़ेगा। तो बात समझ में आ गई है दबाव के बारे में। यानी गहराई में जाने पर ऊपरी चट्टानों का दबाव एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ता है, उसके आगे नहीं बढ़ता है। इसमें आप बुक में पढ़ोगे तो बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट है वो लिख दी है। ठीक है। आगे बात करते हैं तापमान की। तो तापमान है वो, देखिए तापमान के बारे में दो प्रकार के धारणाएं हैं या दो प्रकार की विचार है। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो तापमान बढ़ता है, यानी पृथ्वी की गहराई में जाएंगे तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे वायुमंडल में ऊंचाई पे जाएंगे, यानी सौरमंडल में ऊपर जाएंगे, तो तापमान क्या होता है, घटता है। तो दो अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें किसकी बात कर रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, यानी कि पृथ्वी के क्या जा रहे हैं, अपने गहराई में जा रहे हैं। अब पृथ्वी की गहराई में जा रहे हैं तो तापमान बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। देखिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी की गहराई में, हम गहराई में जाते हैं तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। यानी प्रत्येक 32 मीटर पर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। लेकिन वायुमंडल में ऊंचाई पर जाते हैं तो प्रत्येक 65 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, कम होता है। गहराई में तो बढ़ता है और वायुमंडल में ऊंचाई में जाते हैं तो क्या होता है, कम होता है। ये याद रह जाएगा। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान अधिक है, क्योंकि गहराई में जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो तापमान बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है अत्यधिक गहराई की बात करेंगे तो वहां पे तापमान अधिक होगा। और अधिक होने के कारण ही पृथ्वी के आंतरिक भाग की कुछ संरचनाएं ऐसी है जहां पे चट्टानें पिघली हुई अवस्था में है। जैसे ज्वालामुखी आता है तो ज्वालामुखी के समय जो मैग्मा बाहर निकलता है तो वो
गर्म होता है, तप्त होता है, और चट्टाने वहां पे कैसी अवस्था में होती है, तो पिघली हुई अवस्था में होती है। क्यों होती है? तो तापमान क्या है, बहुत ज्यादा है, और रेडियो सक्रिय पदार्थ है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, जिसके कारण तापमान है बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान रखना है क्या बात, यानी कि जो तापमान बढ़ने की ये जो दर है, कौन सी, 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, वो केवल 8 किलोमीटर तक ही क्या रहती है, 8 किलोमीटर की गहराई तक ही प्रभावी रहती है। उसके बाद ये दर है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। अगर डिटेल से प्रश्न बनता है तो इस प्रकार से प्रश्न बनेगा, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं, जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन बढ़ने की दर कितनी है, तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन 8 किलोमीटर तक ही यही दर प्रभावी रहती है। इसके बाद जो बढ़ने की दर है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी आंतरिक भाग में और ज्यादा जाएंगे तो इस गति से तापमान है वो बढ़ेगा नहीं, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये अप्राकृतिक स्रोतों के बारे में बात समझ में आ गई है। सिंपल सी बात यही है, घनत्व, दबाव और तापमान, तीन क्या है, पृथ्वी की आंतरिक भाग की संरचना की जानकारी देने वाले अप्राकृतिक स्रोत है। और तीनों ही जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो तीनों बढ़ते जाएंगे। तो ऊपरी भाग का घनत्व पूछे तो घनत्व कितना, 2.6 से लेकर 30 तक है। 2.6 से मिल जाएगा, 2.6 से 30। अलग अलग सिद्धांतों में अलग अलग है, इसमें 2.7 है, 2.7, और अलग अलग सिद्धांतों जैसे किसी में मिल जाएगा 2.75, इसके आगे 5 में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या अलग अलग विद्वान ने अलग अलग बताए हैं। इसलिए एवरेज आप कहां से 2.6 से लेके 30 तक मानो, कहां से कहां तक मानो, 2.6 से लेके 30 ऊपरी भाग का घनत्व है। और पृथ्वी का औसत घनत्व है तो 5.52। ठीक है, फिर आंतरिक भाग का केंद्र का घनत्व कितना है, तो 11 से 13 घन सेमी क्यूब है। अब घन सेमी क्यूब लिखा मिले पूरा तो ठीक है, वरना 11 से 13 इतना मिल सकता है। ठीक है, और जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो क्या है, दबाव बढ़ता है। वैसे ही तापमान बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, और 8 किलोमीटर तक ये इधर प्रभावी रहती है। और उसके बाद तापमान है जो बढ़ने की दर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये तीन स्रोत थे, कौन से, पृथ्वी की जानकारी देने के अप्राकृतिक स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोतों की बात करते हैं, तो प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं, तो प्राकृतिक स्रोत है वो कितने प्रकार के हैं जी, 2 प्रकार के हैं। प्राकृतिक स्रोत है वो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो उसकी बात करें दोनों प्रकारों की, तो प्राकृतिक स्रोत, अब प्राकृतिक यानी कि प्रकृति का काम है, ये इसका काम है, प्रकृति का काम है। तो कौन कौन से हैं, तो पहला तो है ज्वालामुखी, और दूसरा क्या है, भूकंप है। यानी कि पृथ्वी की जानकारी देने वाले प्राकृतिक स्रोतों की बात करें तो कितने हैं, 2 है। एक तो कौन सा है, ज्वालामुखी है, दूसरा कौन सा है, भूकंप है। अब इनसे पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी कैसे मिलती है, तो सिंपल सी बात है, जब ज्वालामुखी आता है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से बहुत सारी चट्टानों का भाग है वो क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। बहुत प्रकार के खनिज है या अलग अलग चट्टानों के टुकड़े हैं, वो ज्वालामुखी लावा के साथ क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। उसका अध्ययन कर पृथ्वी के आंतरिक भाग की हमें जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फिर आगे नेक्स्ट आता है भूकंप। तो सबसे प्रमाणित जानकारी देने वाला स्रोत कौन सा है, तो भूकंप है। अब इससे कैसे जानकारी मिलती है, तो पृथ्वी पर भूकंप जब आता है तो भूकंप से 3 प्रकार की तरंगे निकलती है। कितने प्रकार की तरंगे निकलती है, 3 प्रकार की तरंगे निकलती है। उनका नाम क्या है, तो पहली पी प्राथमिक तरंग, एस द्वितीयक तरंग या सेकेंडरी वेव, और एक एल कौन सी, धरातलीय तरंग। अब ये तीनों तरंगे हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं और इनसे प्रश्न आता ही आता है, इसलिए ये क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्राथमिक तरंग तो सब माध्यम में गुजरती है, सभी माध्यम में गुजरती है। जैसे बात करें ठोस है, द्रव है, गैस है, तो ये ऑलराउंडर है, सब जगह चलती है। अब इसकी गति की बात करें तो गति सबसे तेज होती है, इसलिए ये सबसे पहले पहुंचती है। दूसरी है सेकेंडरी वेव से, यानी कि अस्तरंगे। अब ये अस्तरंगे हैं तो ये इसकी खास बात क्या है,
या जहां पे भी ये तरल माध्यम आता है वहां पे ये लुप्त हो जाती है। यानी कि अस्तरंगी ठोस माध्यम में तो चलती है, लेकिन जहां पे तरल माध्यम आ जाता है वहां पे क्या है, ये लुप्त हो जाती है। इससे हमें पता चल जाता है कि पृथ्वी का कौन सा भाग है वो पिंगली अवस्था में है, तो ये जानकारी दे देती है। अल तरंगे हैं वो धरातलीय तरंगे, यानी धरातल का पूरा चक्कर लगाने के बाद क्या होती है, प्रकट होती है। तो ये इसकी गति सबसे ज्यादा, इसकी गति कम और इसकी गति सबसे कम। ठीक है, इसकी गति है वो 8 से 14 है, इसकी 4 से 5 है और इसकी 3.4 से भी कम मिलेगी। ठीक है, प्रति सेकंड गतियां है ये इनकी, तो ये गति के हिसाब से तो ये है। लेकिन विनाश की बात करें तो सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन सी है इसमें, तो कौन सी है, अल तरंगे है। तो अल तरंगे या धरातलीय तरंगे जो भूकंप से 3 प्रकार की तरंगे निकलती है, तो उसमें सर्वाधिक विनाशकारी अल तरंग, सबसे कम विनाशकारी कौन सी है, तो पी तरंग है। ऐसी कौन सी तरंग है वो तरल माध्यम में लुप्त हो जाती है, तो कौन सी है, ऐसे तरंग है। इनके बारे में चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो भूकंप कैसे जानकारी देता है, तो इन 3 तरंगों के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग की क्या देता है, जानकारी देता है। अब देखिए भूकंप के बारे में क्या जानकारी है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने वाले स्रोतों में भूकंप कौन सा प्रमाणित स्रोत है, सबसे प्रमाणित स्रोत है। इंपॉर्टेंट प्रश्न यही बनता है। प्रश्न क्या आएगा, यानी पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी देने वाले स्रोतों में सबसे प्रमाणित स्रोत कौन सा है, तो कौन सा है, भूकंप विज्ञान के साक्ष्य, ऐसे लिखा मिलेगा आपको। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने वाले प्रमाणित स्रोत कौन से है, तो भूकंप, लेकिन क्या मिल जाएगा प्रश्न में, भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। साक्ष्य का मतलब सबूत, ये सबूत है, यानी कि ये प्रमाण है। ये जानकारी देने के स्रोतों में क्या है, प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। जैसे अस्तरंग है तो तरल माध्यम आया, वहां पे लुप्त हो जाती है। जैसे दुर्बलता मंडल वाला भाग है जहाँ पे चट्टाने पिघली भी है, वहां पे अस्तरंग क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो ये प्रमाण के साथ प्रस्तुत करता है, इसलिए क्या है, प्रमाणिक जानकारी का स्रोत है। इसलिए कहते हैं भूकंप विज्ञान के साक्ष्य है, वो पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने वाले सबसे उपयुक्त स्रोत है या प्रमाणित स्रोत है। आगे बात करें, भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों में पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी भूकंपीय तरंगों के माध्यम से मिलती है। और भूकंप के कौन सी तरंगों के, भूकंपीय तरंगों के, ये बात आई गई है। फिर भूकंप के दौरान सीस्मोग्राफ, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अगला क्वेश्चन, क्या, यानी भूकंपीय तरंगों का अंकन किसके ऊपर किया जाता है, तो भूकंपीय तरंगों का अंकन किस पे किया जाता है, सीस्मोग्राफ पर किया जाता है। तो सीस्मोग्राफ पर 3 प्रकार की तरंगों का अंकन होता है, पी, एस और एल तरंगों का। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली तरंग कौन सी है, तो पहली तरंग का नाम क्या है जी, तो पहली तरंग है प्राथमिक तरंग। कौन सी तरंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो पी तरंग के बारे में। पी तरंग है वो, जैसे मान लो ये अपनी क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी के कोई भी भाग से, मान लो यहां से, सबसे पहले क्या होता है, भूकंप का उद्गम होता है। ठीक है, अब जैसे ही भूकंप का उद्गम होता है तो इसको तो क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या बोलते हैं, भूकंप मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूकंप मूल कहा जाता है। अरे मूल का मतलब क्या हो गया जी, जड़, वो जड़ जहां से भूकंप की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो भूकंप मूल वह स्थान, कौन सा स्थान, वह स्थान जहां से भूकंप का उद्गम होता है, क्या कहलाता है, भूकंप मूल कहलाता है। ठीक है, याद रह जाएगा। यानी कि भूकंप मूल का पूछ ली तो वह स्थान जहां से भूकंप का उद्गम होता है क्या कहलाता है, भूकंप मूल कहलाता है। अरे मूल का मतलब होता है जड़, अरे जड़, अरे आ कहलवाद की जड़, तो जड़ मतलब शुरुआत में होने लग रही है। ठीक है, अब शुरुआत कहां से हो रही है, तो किससे हो रही है, भूकंप मूल से, जड़ से। यानी कि इस जड़ से ही भूकंप की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो वह स्थान जहां से भूकंप का उद्गम होता है तो क्या कहलाता है, भूकंप मूल कहलाता है। उसके बाद में पहला ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है, यानी कि जहां पे सबसे पहले भूकंप अनुभव किया जाता है। ये तो जड़ है, यहां से उत्पत्ति हो गई है, लेकिन कहां पे अनुभव होगा, यानी कि अरे अंदर तो हम नहीं रहते हैं धरातल के, कहां पे रहते हैं, धरातल के ऊपर रहते हैं। तो धरातल के ऊपर वह स्थान जहां पे सबसे पहले भूकंप अनुभव किया जाता है तो क्या कहलाता है,
अधि केंद्र कहलाता है। कौन सा केंद्र रे? अधि केंद्र। देखो याद रखने की सिंपल सी बात है। और भूकंप का उद्गम कहां से होता है? तो जो की जड़ हुए वे हुए। कौन सी जड़ है? तो भूकंप मूल। और मूल को ही क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। इसलिए भूकंप का उद्गम है वो कहां से होता है? तो भूकंप मूल से होता है। फिर सबसे पहले अनुभव कहां पे होता है? तो धरातल पर वह स्थान है जहां पे सबसे पहले भूकंप अनुभव किया जाता है, यानी भूकंप के झटके जहां महसूस होते हैं, उसको क्या कहते हैं? अधि केंद्र। अधि से क्या याद रखोगे? प्रश्न में मिल जाएगा। क्या मिलेगा? धरातल पर। क्या मिल जाएगा? धरातल पर। यानी धरातल पर वह स्थान जहां पे सबसे पहले भूकंप अनुभव किया जाता है, क्या कहते हैं? तो धरातल का नाम आए द से धी। ठीक है, तो कौन सा धी? अधि केंद्र। यानी कि जहां से भूकंप का उद्गम होता है वो तो भूकंप मूल कहलाता है, और जहां पे भूकंप का सबसे पहले अनुभव किया जाता है धरातल के ऊपर, उसे क्या कहते हैं? अधि केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब इसका अनुभव है सबसे पहले हो गया है धरातल के ऊपर, लेकिन कितने प्रकार की तरंगों से भूकंप का अंकन किया जाता है? तो कितने प्रकार की तरंगें आती है? पहले एक तरंग आई सबसे पहले, तो सबसे पहले आई उसका नाम क्या? प्राथमिक तरंग। यानी सबसे पहले पहुंचती है, सबसे पहले पहुंचती है, सीधी यहां से निकली और ऊपर पहुंच गई है, तो सबसे पहले पहुंचेगी वो प्राथमिक तरंग। फिर दूसरे नंबर की तरंग है जो थोड़ा बाद में आती है, कुछ समय बाद, कुछ सेकंडों का अंतर होता है, तो वो कौन सी तरंग कहलाती है? एस तरंग कहलाती है। फिर तीसरी तरंग थोड़ी सी आलसी है, धीरे चल है, तो इसलिए ये पूरे धरातल का एक चक्कर लगाने के बाद धरातल पर प्रकट होती है, इसलिए ये तृतीयक तरंग भी कहलाती है, यानी सबसे बाद में पहुंचती है। अब बात करते हैं इन तरंगों का अंकन किसके ऊपर किया जाता है? तो आलो जी, इस पे किया जाता है। किस पे? सीस्मोग्राफ के ऊपर। अब इसको अंकन तो पढ़ा किस पे जाता है? तो यानी कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया है, तो वो दो प्रकार के स्केल है, जैसे रिएक्टर स्केल, मर्केली स्केल। ठीक है, तो उन स्केलों पर भूकंप का अंकन किया जाता है कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया है। तो अब चर्चा कर रहे थे कौन सी? पहले वाली पर। कौन सी तरंग है? प्राथमिक तरंग। अब प्राथमिक तरंग यानी सबसे पहले पहुंचती है, यानी सबसे पहले क्या आ गई है? धरातल पर पहुंच गई है, और गति 8 से 14 किमी प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो प्राथमिक तरंग है, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव्स, यानी कि पी तरंगे। दूसरी कौन सी कहते हैं? तो ये देखो जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग। अब अनुदैर्ध्य तरंग जैसे पवनों के द्वारा जो बालू का स्तूप बनते हैं, यानी पवनों की दिशा के समांतर बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। वैसे ही ये तरंग है वो चट्टानों में सीधी समांतर चलती है, समांतर रेखा के रूप में गति करती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और इसको क्या कहा जाता है? मुख्य तरंग। प्रश्न आ सकता है इन निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंग मुख्य तरंग कहलाती है? मुख्य मतलब जो सबसे पहले पहुंचती है वह तरंग क्या कहलाती है? मुख्य तरंग कहलाती है। कौन सी है? पी तरंग। ठीक है, समझ में आ रही सारी बातें? तो ये इनकी क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये धरातल पर सबसे पहले प्रकट होती है, आपको बता दिया सबसे पहले प्रकट क्यों होती है। तो गति क्या है इसकी? सबसे ज्यादा है। गति क्या है? सबसे ज्यादा है। कितनी है? 8 से 14 किमी प्रति सेकंड है। फिर पी तरंगे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न और आ रहा है, क्या है जी? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? तो पी तरंगे कौन सी तरंगों के समान होती है? तो ध्वनि तरंगों के समान चलती है। जैसे ध्वनि की तरंग होती है वो किस गति से चलती है? उस गति से उनके समान ही विशेषता होती है। कौन सी तरंगों की? तो पी तरंगों की। कौन सी तरंगों की बात चल रही है? तो पी तरंगों की। यानी किसके समान होती है? तो ये ध्वनि तरंगों के समान है होती है। फिर इनकी गति, तो गति कितनी है? 8 से 14 किमी प्रति सेकंड होती है। फिर क्या खास बात है? तो पहली वाली तरंग है, सबसे पहले पहुंची है, इसलिए पी तरंग है, और गति क्या है? सबसे ज्यादा। लेकिन ये तरंग सब माध्यम से क्या होती है? गुजर सकती है। अब कौन सा? ठोस में भी गुजर सकती है, द्रव में भी गुजर सकती है, गैस में भी गुजर सकती है, तीनों माध्यम से गुजर सकती है। अब एक और खास बात, क्या खास बात है? जैसे जैसे चट्टानों का घनत्व बढ़ता है,
वैसे वैसे पी तरंगों की गति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अनुसार अनुमान लगाया जा सकता है कि जहां पे पी तरंगों की गति बढ़ गई है वहां पे चट्टानों का घनत्व क्या है, ज्यादा है, क्योंकि जहां पे चट्टानों का घनत्व अधिक है वहां पे पी तरंगों की क्या हो जाती है, गति बढ़ जाती है। अधिक घनत्व वाली चट्टानों में इनकी गति क्या होती है, अधिक होती है। यह सरल रेखा में आगे पीछे झिकझैक चलती है। तो ये इनकी क्या है, प्रमुख प्रमुख क्या विशेषताएं हैं। क्या रह गया था, हाँ, अब देखिए दो इंपॉर्टेंट विशेषताएं रही है पी तरंगों। पी तरंगों के बारे में सारा समझ में आ गया होगा, यानी पी तरंगों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पी तरंगे एक तो सबसे तेज गति से चलती है, और कितनी है वो गति, 8 से 14 किमी प्रति सेकंड है। और किसके समान चलती है, तो ध्वनि तरंगों के समान है चलती है। किसके समान, ध्वनि तरंगों के समान है चलती है, और तीनों माध्यम में गुजर सकती है। और जहां पे घनत्व चट्टानों का अधिक है वहां पे इनकी गति क्या होती है, अधिक होती है। आगे बात करते हैं, तो पी तरंगे, कौन सी तरंगे, पी तरंगे 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। यानी जो पृथ्वी का आंतरिक भाग, कौन सा भाग, पृथ्वी का आंतरिक भाग है, वहां पे जब पी तरंगे चलती है तो कितना डिग्री के मध्य, 105 से लेकर 145 डिग्री के मध्य पी तरंगे हैं वो क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, जिसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इस भाग में भूकंपीय तरंगे क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। अरे पी भी लुप्त हो गई तो बाकी सारे लुप्त हो गई। पी जो मुख्य तरंग है वही लुप्त हो गई है तो बाकी भी प्रकट नहीं होगी, ठीक है, ये भी क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो पी तरंगे यहाँ पे क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। अब देखिए ये 105 दे रखा है, आपको 103 भी मिल सकता है। 103 से फिर क्या मिलेगा, 143 डिग्री, यानी कि 103 डिग्री से 143 डिग्री के मध्य पी तरंगे है वो लुप्त हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है, 105 भी बुकों में दिया हुआ है, 103 भी बुकों में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे ऐसा आप समझ लो कि ये गलत हो गया, तो गलत नहीं है, ये दोनों क्या है, सही है, ठीक है। फिर पी तरंगे सबसे कम विनाशकारी होती है, क्योंकि सबसे कम विनाशकारी क्यों होती है, क्योंकि सरल रेखा में चलती है, अनुदैर्ध्य रेखा में चलती है, सिंपल जैसे पौने चलती है, जैसे पौनों के समांतर जो बालू का स्तूप बनते हैं उस समांतर रेखा में चलती है, इसलिए क्या है, कम विनाशकारी होती है। गति तो ज्यादा है लेकिन विनाशकारी क्या है, सबसे कम है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं द्वितीयक तरंग की। कौन सी तरंग की बात करने जा रहे हैं, द्वितीयक तरंग की, यानी कि सेकेंडरी वेव्स। कौन सी तरंगे, सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंग, या फिर इसको क्या बोलते हैं, अस तरंग, या फिर क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुप्रस्थ, जैसे ही अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों की बात करें तो वो कैसे बनते हैं, पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। तो ये भी कैसे चलती है, पवनों, ये भूकंपीय तरंग भी कैसे चलती है, तो समकोण पर गति करती है, ठीक है। इसे गौण तरंगे भी कहते हैं। अब गौण क्यों कहते हैं जी, ये लुप्त हो जाती है, कौन से भाग में, तरल माध्यम में ये लुप्त हो जाती है, इसलिए इसे गौण तरंगे भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, आडी लहरें भी कहते हैं। कौन सी लहरें भी कहते हैं, आडी लहरें भी कहते हैं, क्योंकि ये कैसे चलती है, तो समकोण पे चलती है, इसके कारण इनको क्या कहते हैं, आडी लहरें भी कहते हैं। किसके बारे में चर्चा चल रही है, तो एस तरंगों के बारे में, या द्वितीयक तरंगों के बारे में, या सेकेंडरी वेव्स के बारे में। अब देखिए इसके बारे में क्या खास बात है, तो यह पी लहरों के बाद, लहरें या तरंगे एक ही चीज है, तो यह पी लहरों के बाद प्रकट होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंग कहा जाता है। क्योंकि पहले क्या प्रकट हुई है, पी तरंग हुई है, क्यों हुई है, इनकी गति क्या थी, ज्यादा थी। अब एस तरंग की गति पी तरंग से तो क्या है, कम है, लेकिन अल तरंग से क्या है, ज्यादा, ठीक है। फिर एस तरंगे, एस तरंगे कैसे, जैसे पी तरंगे कैसे चल रही थी, ध्वनि तरंगों के समान चलती है, तो ये जो एस तरंगे हैं वो कैसे, प्रकाश और जल तरंगों के समान चलती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बने जाता है, यानी प्रश्न आता है कौन सी निम्न में से कौन सी तरंग है वो प्रकाश तरंगों के समान या जल तरंगों के समान चलती है, तो कौन सी हो जाएगी, एस तरंगों के समान, ठीक है। निम्न में से कौन सी तरंग है वो ध्वनि तरंगों के समान चलती है, तो कौन सी हो जाती है, पी तरंग, ठीक है।
आगे इनकी गति है वो, इनकी गति क्या होती है जी, इनकी गति है वो पी तरंग से तो कम होती है, अल तरंग से क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर गति पूछ ले तो कितनी होती है, 4 से 5 किमी प्रति सेकंड होती है। फिर ये तरंगे हैं वो पी तरंगों से अधिक क्या होती है, विनाशकारी। अब ये सबसे कम विनाशकारी और ये सबसे ज्यादा विनाशकारी, यानी सबसे कम विनाशकारी कौन सी है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है। यानी सबसे कम विनाशकारी कौन सी है, पी तरंग है। सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन सी है, तो अल तरंग सबसे ज्यादा विनाशकारी है। आके है बीच बिचड़गी है, क्या है, मध्यम है। यानी कि ना तो पी तरंग से तो ये क्या है, अधिक विनाशकारी है, अल तरंग से क्या है, कम विनाशकारी है, यानी क्या, मध्य की। ठीक है, तो ये तरंगे पी तरंगों से अधिक विनाशकारी होती है, तो पी तरंग से तो अधिक हो गई, लेकिन अल तरंगों से क्या होती है, कम होती है। अस तरंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या है, अस तरंगे सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। अस तरंगे कौन सी तरंगे, अस तरंगे तरल भाग में लुप्त हो जाती है। कौन से भाग में लुप्त हो जाती है, तरल माध्यम में अस तरंगे लुप्त हो जाती है। प्रश्न आता है, अस तरंगे गति करती है ठोस माध्यम में, तरल माध्यम में, गैस माध्यम में। तो ठोस माध्यम में तो गति करती है, लेकिन तरल माध्यम में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, या लुप्त का पूछ लेते हैं। तो इसके द्वारा ही हमें पता चलता है कि पृथ्वी का कौन सा भाग है वो तरल अवस्था में है। इसलिए ये प्रश्न क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ में आई है इस तरंगों के बारे में बात। इससे बाहर इन भूकंपीय तरंगों के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। समझ में आ गई है। द्वितीयक तरंगे पी तरंग के बाद प्रकट होती है। इनके नाम बहुत सारे हैं, तो एस तरंग भी कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं, और गौण तरंग भी कहते हैं, आडी लहरें भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो अस्तरंगी है वो तरल माध्यम में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। और गति वगैरह याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद क्या रखना है, पी तरंग है सबसे कम विनाशकारी, और अल तरंग क्या होती है, सबसे अधिक विनाशकारी। एक ये याद रखना है कैसे चलती है, तो पी तरंगे थी ध्वनि तरंगों के समान चलती है, और एस तरंगे है वो प्रकाश तरंगों और जल तरंगों के समान चलती है। और कैसे चलती है, समकोण पे चलती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं तृतीयक तरंगों के बारे में। कौन सी तरंगों के बारे में, धरातलीय तरंगों के बारे में, या अल वेव्स बोलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, अल तरंगे या अल वेव्स, या फिर लव वेव्स। कौन सी वेव्स, लव वेव्स। यानी कि इन तरंगों की खोज किसने की थी, तो एक विद्वान हुआ था जिसका नाम क्या था, लव। लव ने खोज की थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अल तरंगे पड़ गया। ठीक है, तो इसके क्या क्या खास विशेषताएं हैं इसकी, तो उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं। ठीक है, तीसरी तरंग कौन सी है, तो अल तरंग है। 3 नंबर की तरंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो तीसरी तरंग कौन सी है जी, अल तरंगे, या फिर धरातलीय तरंगे, या फिर लिखा मिल सकता है लव वेव्स। ठीक है, फिर क्या खास बात है इसकी, तो सबसे बड़ी बात तो क्या है, सबसे अधिक विनाशकारी है। कैसी है, सबसे अधिक विनाशकारी। प्रश्न आता है निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंग है वो सबसे अधिक विनाशकारी है, तो अल तरंगे। कौन सी ऐसी भूकंपीय तरंग है जो धरातल का पूरा एक चक्कर लगाने के बाद प्रकट होती है, तो कौन सी है, अल तरंगे। कौन सी ऐसी तरंग है जो सबसे कम गति से चलती है, तो कौन सी है, अल तरंगे। और क्या खास बात है, चर्चा कर लेते हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के बाद धरातल पर प्रकट होती है, इसलिए ये क्या होती है, अभी सर्वाधिक विनाशकारी होती है। और इसका भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातलीय भाग होता है। पृथ्वी का कौन सा भाग होता है, धरातलीय भाग होता है। पूरे धरातल का एक चक्कर लगाती है और धरातलीय भाग में चलती है, इसके कारण ये क्या होती है, सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। अब यह जल थल दोनों माध्यम में गुजरे सकती है, यानी कि तरल में भी चलती है और ठोस में भी चलती है। और पृथ्वी का कोई भी भाग है वो गैसीय नहीं है, तो गैस की तो चिंता ही नहीं करनी है। जैसे ही अपने पढ़ा था कौन सी तरंग, पी तरंग। अब पी तरंग ठोस, द्रव्य, गैस तीनों माध्यम में गुजर सकती है, तो तीनों माध्यम में गुजर सकती है, तो गैसीय भाग तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में है ही नहीं, या तो तरल है या फिर क्या है, ठोस है। ठीक है,
तो ये तरंगे हैं तो दोनों माध्यम में गुजरती है, केवल एक मात्र तरंग है जो तरल माध्यम में लुप्त हो जाती है, वो कौन सी है? तो एस है। अब गति कितनी है? 3 से 4 किमी प्रति सेकंड है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में हो गई थी, लेकिन कुछ बात और है। क्या बात है? कुछ और। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि भूकंप की तरंगें कितनी प्रकार की होती है? तो भूकंपीय तरंगें हैं वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो पी, एस और एल तरंगे। तो ये तो आपको जानकारी है, लेकिन 2 प्रकार की तरंगों की खोज और हुई है, वो कौन सी है? तो पीजी तरंगे और पीजी और एस जी तरंगे, और पी स्टार और एस स्टार तरंगे। देखिए, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की परतों को 3 भागों में, देखिए क्या बात आई है। भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो भूकंप की तरंगें थी 3 प्रकार की, ठीक है, उसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, अब ये 3 भाग कौन कौन से है? तो सिंपल सी बात है, ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत और निचली परत। ऊपरी, मध्यवर्ती और निचली, सिंपल सी बात है। अब ये क्यों बांटा गया है? तो जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो भूकंपीय तरंगों की गति में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांट दिया है? 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो पहली परत कौन सी है? ऊपरी परत है। अब ऊपरी परत में किस प्रकार की तरंगें चलती है? तो ये तरंगें चलती है। कौन सी? पी जी तरंग और एस जी तरंग, यानी कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत में कौन सी तरंगें चलती है? पी जी और एस जी। देखिए कब की बात है? 1906 की। 1906 में जेफ्रीज महोदय ने, किसने? जेफ्रीज महोदय ने क्रोएशिया की कल्पा घाटी के भूकंप का क्या किया था? अध्ययन किया था, और अध्ययन कर 2 नई तरंगों की खोज की थी। अब वो कौन सी है? तो पीजी तरंगे और एसजी तरंगे। अब देखिए प्रश्न क्या बनता है, यानी पीजी तरंगे और एसजी तरंगे की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? जेफ्रीज महोदय ने। किसने खोज करी थी भी? जेफ्रीज महोदय ने। कब करी थी? तो कब करी है? 1906 के अंदर। और कहां की? तो क्रोएशिया की कल्पा घाटी के भूकंप के अध्ययन के बाद। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, क्योंकि ज्यादा गहराई का है थोड़ा, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट 3 तरंगों के बारे में प्रश्न आने वाला है, यानी यहां से प्रश्न आए ना आए, वहां से प्रश्न आने वाला आना क्या है? तय है। कोई भी तरंग का पूछ लेगा, पी का पूछ ले, एस का पूछ ले या एल का पूछ ले, उनकी विशेषताएं पूछेगा। यहां से ज्यादा गहराई का प्रश्न नहीं आएगा। अगर याद रखना है तो इतना याद रखो, पी जी और एस जी लहरों की खोज किसने की थी, या तरंगों की खोज किसने की थी? तो किसने? जेफ्रीज महोदय ने की थी। कब करी है? तो 1909 में के। ये कल्पा घाटी वगैरह मत याद रखना, ठीक है। तो फिर आगे बात करते हैं, पी जी तथा एस जी तरंगों की खोज की तथा बताया कि पृथ्वी की ऊपरी परत कैसी है? परतदार है। अब परतदार की बात करें तो परतदार यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो अधिकांशतः 75%, पृथ्वी का ऊपरी भाग है उसका 75% भाग है वो कौन सी चट्टानों से बना है? अवसादी चट्टानों से बना है। और अवसादी चट्टानें कैसी होती है? तो परतदार होती है। चट्टानें टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा होती है, तो जमा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवसादीकरण कहलाता है। तो सभी जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, अधिकांश भाग कितना प्रतिशत है? 75%। कौन सा है? अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। तो अवसादी चट्टान कैसी होती है? परतदार होती है। जैसे कोई चट्टान टूटी और जमा होगी, फिर उसके ऊपर और जमा होगी, तो क्या बनती जाती है? एक के बाद एक परतें बनती जाती है। इसलिए ऊपरी परत कैसी होती है? परतदार होती है। जिसका घनत्व कितना है? तो ऊपरी परत का घनत्व पहले भी पढ़ चुके हैं, 2.7 से 3.0। तो घनत्व कितना है? 2.7 से 3.0, 2.6 से 3.0 भी मिले सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, पी जी तथा एस जी लहरों की गति सबसे क्या होती है जी? कम होती है। अरे जी का मतलब है पी जी और एस जी। अब जी से याद रखो, क्या याद रखो? यानी कि इन तरंगों की गति क्या होती है? सबसे कम होती है, ठीक है। जी का मतलब ग्राम में वजन बहुत होता है, ठीक है, इसलिए ये क्या होती है? भारी होती है। तो इसके कारण इनकी गति क्या होती है? सबसे कम होती है।
पी जी लहर की गति तो बताइए 3.4 और एस जी लहर की गति कितनी बताई है 3.3। याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी ये बात है। क्या बात है इसके अंदर, आपको इतना याद रखना है, पी जी लहर और एस जी लहर की खोज किसने की थी, तो जयफ्रीद मोदी ने की है। कब की है, 1906 में की है। आगे चलते हैं, ठीक है। दूसरी परत का नाम क्या है, मध्यवर्ती परत है। और मध्यवर्ती परत, दूसरी परत कौन सी है, मध्यवर्ती परत। और मध्यवर्ती परत किसके आधार पर तय की गई है, तो पी स्टार और स्टार तरंगों के माध्यम से, या पी स्टार और एस तरंगों के द्वारा, स्टार तरंगों के द्वारा की गई है। अब भी इसमें भी वही प्रश्न याद रखना है जो इसमें याद रखना है, यानी ये एकमात्र प्रश्न यहीं पे इसको याद रखना है, बाकी मत याद रखो। तो फिर इसमें मध्यवर्ती तरंगों की बात करें, मध्यवर्ती परत की बात करें, तो इसमें कौन सी तरंग, पी स्टार और एस स्टार। यानी कि प्रश्न आ सकता है पी स्टार और एस स्टार तरंग की खोज किसने की थी, तो खोज किसने करी है, तो कोनार्ड महोदय ने की है। कोनार्ड महोदय के बारे में आगे कुछ और चर्चा आने वाली है, ठीक है। तो कोनार्ड महोदय इंपॉर्टेंट है। कोनार्ड महोदय ने कौन सी तरंगों की खोज की है, तो पी स्टार और एस स्टार तरंगों की खोज की है। अब कब करी है, तो 1932 में करी है। और इसके बारे में कहां पे की, तो ये याद रखने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। टायरन भूकंप के आधार पर क्या किया था, तय किया था। बाकी ये गति वगैरह याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, यहीं से प्रश्न बनेगा। यानी पी प्राथमिक तरंग से यही प्रश्न ज्ञात करना है, ऊपरी परत से, यानी कि ऊपरी परत में कौन सी तरंग चलती है, तो पी जी और एस जी चलती है। और किसने खोज करी है, तो जयफ्रीद महोदय ने खोज करी 1909 में। इसके बारे में, मध्यवर्ती परत के बारे में क्या याद रखना है, यानी मध्यवर्ती परत के अंदर कौन सी तरंगें चलती है, तो पी स्टार और एस स्टार तरंगें चलती है। और इसकी खोज किसने करी है, तो 1932 में की है। और किसने की है, तो कोनार्ड महोदय ने की है, ठीक है। इतना ही याद रखना है। आगे तीसरी परत के बारे में पढ़ते हैं। तीसरी परत क्या है, तीसरी परत का नाम है निचली परत। सिंपल सी बात है, एक का नाम क्या था, ऊपरी परत, दूसरी का नाम क्या था, मध्यवर्ती परत, और तीसरी का नाम क्या है, निचली परत। अब निचली परत में कौन सी तरंगें चलती है, जो रियल में भूकंपीय तरंगें होती है, वो कौन सी परत में चलती है, तो निचली परत में चलती है। यह निचली परत को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो निचली परत में कौन सी तरंगें चलती है, पी तरंग और एस तरंग। देखिए ये क्या बताने का प्रयास किया गया था, यानी प्रश्न आ सकता है सबसे कम गति की तरंगें कौन सी है, तो सबसे कम गति की, गति क्या चीज है, गति कम, कम मतलब बहुत कम गति से कौन सी चलती है, बहुत तीव्र गति से कौन सी चलती है। यानी कि इनकी गतियों के आधार पर ये तीन परतें बनाई गई है। पहली परत का नाम क्या था, ऊपरी परत, ठीक है। ऊपरी परत का घनत्व भी कम है, आपको वैसे भी पता है घनत्व कम है ऊपरी परत का। और आंतरिक भाग में जाते हैं तो घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। ये पीछे हमने चर्चा कर चुके हैं। तो घनत्व बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, तरंगों की क्या है, गति भी बढ़ेगी। ये भी एक जाहिर सी बात है। तो सबसे कम गति से चलने वाली तरंग कौन सी थी, तो पीजी। प्रश्न आ जाए निम्न में से कौन सी तरंगे हैं वो सबसे कम गति से चलती है, तो कौन सी है, पीजी और एस जी तरंगे। सबसे कम तो इनकी है, एक नंबर पे कम है इनकी। दो नंबर पे कम कौन सी है, तो पी स्टार। कौन सा स्टार, पी स्टार और एस स्टार तरंगे, ठीक है। इनकी गति है वो इससे ज्यादा है, इससे क्या है, ज्यादा है। और सबसे ज्यादा अगर पूछ ले तो सबसे ज्यादा गति किसकी है, तो किसकी बताओगे, पी और एस तरंग की। और इसमें भी कौन किसकी है, तो पी तरंग की गति क्या है, वो सबसे ज्यादा है। अब ज्यादा क्यों है, जैसे जैसे गहराई में जाएंगे चट्टानों का घनत्व बढ़ता जाता है। तो ये क्या कौन सी परत में चलती है, तो निचली परत में चलती है, ठीक है। अब पी तथा एस लहरें सबसे अधिक गहराई में प्रवेश करती है। बात आ गई है, क्या बात आई है, देखिए। तो पी और एस लहरें हैं वो सबसे अधिक गहराई में प्रवेश करती है। और अधिक गहराई में जाओगे तो क्या होगा, घनत्व बढ़ता जाएगा। और अधिक घनत्व होता है वहां पे ये तरंगे हैं, उनकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सबसे अधिक गति वाली तरंगे कौन सी है, पी और एस तरंगे। फिर इन लहरों की गति सर्वाधिक होती है, आपको पता ही है, ये बता दिया। सबसे कम किसकी है, तो पी जी और एस जी तरंग की गति क्या है, सबसे कम है। उसके बाद सबसे ज्यादा गति किसकी है, तो पी और एस तरंगों की है। और इसमें भी पूछ ले तो सबसे ज्यादा किसकी है,
पी तरंग की है। और इसमें पूछ ले सबसे कम किसकी है, तो क्या बताओगे? यानी प्रश्न में आ जाए सबसे कम गति किसकी है, तो क्या होगा? हाँ? एक बतानी है, पी स्टार, पी जी और एस जी में से एक बतानी है, तो क्या बताओगे? पी एस जी। पी जी नहीं होगी, एस जी होगी, क्योंकि ये है इससे इसकी गति क्या है? कम है। ये है इससे इसकी गति क्या है? कम है। और ये है इससे इसकी गति क्या है? कम है। तो सबसे ज्यादा में तो क्या आ गई है? पी आ गई है। और सबसे कम की एक ही दे रखी हो तो क्या हो जाएगा? एस जी हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ी सी ध्यान रखनी है। फिर बात करें कितनी गति है, तो 7.8 किमी प्रति सेकंड, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात करते हैं, दो बातें पूरी हो चुकी है। कौन कौन सी? यानी पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी देने वाले स्रोत कितने थे? 3 प्रकार के स्रोत थे। पहला अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत में क्या पढ़ा है अपने? 3 चीजें पढ़ी हैं। कौन कौन सी? घनत्व, दबाव और तापमान। और तीनों ही आंतरिक भाग में क्या होते हैं? बढ़ते हैं। जितनी गहराई में जाएंगे उतने ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा है? प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में क्या आते हैं? 2 चीजें आती है। कौन कौन सा आता है? एक तो भूकंप आता है, दूसरा क्या आता है? ज्वालामुखी आता है। तो सबसे ज्यादा जानकारी देने वाला स्रोत कौन सा है? भूकंप है। यानी प्रमाणित जानकारी देने वाला स्रोत कौन सा है? भूकंप है। और भूकंप में कैसे जानकारी मिलती है? तो स्टीम तरंगों के माध्यम से जानकारी मिलती है, पी, एस और एल। लेकिन इन तरंगों के आधार पर जो परतों का डिवाइडेशन किया गया है पृथ्वी की, उसके आधार पर इन तरंगों की गति बताई गई है। किसकी गति कैसी? तो ये गतियां आ जाए तो आपको बता दी है। सबसे कम किसकी है? तो पी जी और एस जी की गति क्या है? सबसे कम है। उसके बाद में इनकी गति बढ़ती जाती है। और सबसे ज्यादा पूछ ले तो पी और एस तरंगे हैं, उनकी गति क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। अगर एक की पूछ ले तो पी तरंग की गति क्या है? सबसे ज्यादा है। और एक की पूछ ले सबसे कम किसकी है, तो एस जी की गति क्या है? सबसे कम है। सिंपल सी बात है। ठीक है। अब दो टॉपिक पूरे हो, दो पॉइंट पूरे हो चुके थे। और तीसरा कौन सा था? पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी देने वाले स्रोतों में विभिन्न विद्वानों के मत, सिद्धांत। अब कौन कौन से सिद्धांत है और क्या बताते हैं? इसमें एक एक लाइन आपको याद रखनी है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। केवल सुयश का मत याद रखना है, अभिनव मत याद रखना है, बाकी में एक एक बात ही याद रखनी है। अब क्या इंपॉर्टेंट बात है उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं। देखिए, ये है सिद्धांत। इसके सिद्धांत है तो पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी देने वाले प्रमुख सिद्धांत। तो प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, इनके बारे में बात करें तो ये ले जी, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अपने किन के बारे में चर्चा करेंगे? जो वास्तव में जानकारी देते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो क्वेश्चन है आता है। देखिए, प्रश्न क्या आ सकता है? चेम्बरलिन की, यानी कि पॉइंट क्या है? विभिन्न विद्वानों के मत। विभिन्न विद्वानों के मत, कौन से मत? जो पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देते हैं, वो वाले सिद्धांत। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है? चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। यानी प्रश्न क्या बनेगा? इंपॉर्टेंट है, एक ही लाइन याद रखनी है। क्या याद रखना है? यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को ठोस किसने बताया है? ठोस से किसने बताया? यानी पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी देने वाले सिद्धांतों में पृथ्वी के आंतरिक भाग को ठोस किसने बताया है? तो ठोस है, ऐसा किसने कहा है? चेम्बरलिन ने कहा है। अब चेम्बरलिन का सिद्धांत कौन सा है? तो ग्रहाणु परिकल्पना है। अणु, अणु मतलब कोई ठोस भाग है, उसी को अणु कहेंगे। तो अणु ठोस होता है, तो वैसे ही ठोस बताया है किसने? चेम्बरलिन ने। आपको याद रखना है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को ठोस किसने बताया है? तो चेम्बरलिन ने बताया है। इसका सिद्धांत कौन सा है? तो ग्रहाणु परिकल्पना है। ठीक है, इतना याद रखना है। दूसरा क्या है? जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना। ये तो वेरी मोस्ट है, क्योंकि आपके ये सिद्धांत सिलेबस के अंदर लगता है। ठीक है। तो जेम्स जीन की, किस विद्वान की बात चल रही है? जेम्स जीन की कौन सी परिकल्पना? ज्वारीय परिकल्पना। कल अपने पढ़ा था कि जेम्स जीन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? तो 1919 के अंदर किया था। सिद्धांत का नाम क्या था? तो ज्वारीय परिकल्पना। ठीक है। तो इसके अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है? तरल है। यानी जेम्स जीन ने पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में क्या बताया है? यानी आंतरिक भाग कैसा है? तरल है। अब तरल है, मान लो तरल कैसे है, आइडिया से आपको याद रखना हो तो जेम्स जीन ने क्या बताया था? भी सूर्य
एक तो क्या था, सूर्य था, एक तो क्या था, सूर्य था, और दूसरा एक कोई साथी तारा, विशाल का है साथी तारा, इसके पास से गुजरता है, इसके पास से क्या होता है, गुजरता है, जिसके कारण क्या होता है, ये सूर्य के भाग पर ज्वार उत्पन्न होता है, और उस ज्वार से एक भाग है वो अलग हो जाता है। कौन सा भाग अलग हो जाता है, एक भाग सूर्य से अलग हो जाता है, जिसे फिलामेंट कहा था। क्या कहा था, अब फिलामेंट कहा था। अब देखिए ज्वार कहां पे उत्पन्न होता है, ज्वार कहां पे उत्पन्न होता है, तो महासागरों में ज्वार उत्पन्न होता है, और महासागर कैसे होते हैं, तरल होते हैं। इसीलिए जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्या मानती है, तरल मानती है। रटने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, क्योंकि आसानी से याद रह जाएगा। यानी ज्वार तरल भाग में उत्पन्न होता है, तो जेम्स जीन की परिकल्पना का नाम क्या है, ज्वारीय परिकल्पना है, तो उसके अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, तरल है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं। आगे किसका सिद्धांत है, लाप्लास का सिद्धांत है, तो आपको याद रखना है क्योंकि कल पढ़ा है और आपके सिलेबस के अंदर लगता है, तो इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एक लाइनें याद रखनी है। अब लाप्लास के अनुसार पृथ्वी की, प्रश्न क्या आएगा, लाप्लास के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना मानी गई है। तो लाप्लास का सिद्धांत कौन सा था, नीहारिका परिकल्पना। अब लाप्लास ने अपने सिद्धांत में क्या माना था, पहले से ही ब्रह्मांड में एक क्या थी, गर्म तप्त नीहारिका मौजूद थी, और वो नीहारिका जैसे जैसे ठंडी होती है तो शीतल होने के कारण उसका आकार सिकुड़ता है, और जैसे ही आकार सिकुड़ता है उसका घूर्णन बल है क्या है, बढ़ जाता है, और अत्यधिक घूर्णन बल के कारण उसके बाहरी भाग पर उभार उत्पन्न हो जाता है, और धीरे से क्या है, अधिक उभार उत्पन्न होने के कारण एक छल्ला क्या हो जाता है, इस नीहारिका से अलग हो जाता है, और फिर वो छल्ला कितने टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, 9 टुकड़ों में विभाजित होता है, जिससे 9 ग्रहों का निर्माण होता है, और शेष बचे भाग से क्या बनता है, सूर्य बनता है। तो ये सिद्धांत किसका था, लाप्लास का था। लाप्लास ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था, तो 1796 के अंदर किया था। ये पीछे चर्चा अपने कर चुके हैं, ठीक है। तो अब इसके सिद्धांत के अनुसार है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तो तरल एवं गैसीय है। कैसी है, तरल एवं गैसीय है। अब ये शुरू में क्या था, नीहारिका एक गैस का गोला बताया है। नीहारिका को कैसा बताया है, एक गैस का गोला बताया है, तो गोला है गैस का, तो उसमें कुछ भाग क्या था, तरल था, और कुछ भाग का क्या था, गैसीय था। यानी कि प्रश्न आएगा, किस विद्वान ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को गैसीय माना है, किसने माना है, तो गैसीय का। क्या रखना है, गैसीय का, या फिर तरल का भी आ सकता है, कई बार तरल का आया भी है। तो किसने माना है, तो लाप्लास ने माना है। अगर तरल का पूछ ले तो दोनों को आएगा, किसका, जेम्स जीन और लाप्लास दोनों ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्या बताया, तरल बताया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आए, एक एक लाइनें हैं, तो एक एक लाइनों से प्रश्न आ सकता है, प्रत्येक लाइन से क्या है, प्रश्न बन रहा है। आगे बात करें, स्वेस का मत, किसका मत है, स्वेस का मत। स्वेस का मत आपके सिलेबस के अंदर है, इसलिए ये भी क्या है, महत्वपूर्ण है। क्या है स्वेस का मत है, तो स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। और कौन सी परतें बताई है, सियाल, सीमा और निफे। यानी प्रश्न आता है, किसने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सियाल, सीमा, निफे 3 परतों में बांटा है, तो किसने बांटा है, स्वेस ने बांटा है। आगे बात करें, कौन सा मत है, अभिनव मत है। अब इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ है भी नहीं। कौन सा मत है, अभिनव मत। अब देखिए ये भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, यानी कि इन सिद्धांतों में से कोई भी प्रश्न बन सकता है, सारे के सारे आपके क्या है, सिलेबस के अंदर है, एकमात्र ऊपर वाला छोड़कर वो यहाँ पे आ गया है, तो सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना है, तो इसने कब दी थी, 1943 में दी है। कब दी है, 1943 में दी, किसने, चैम्बरलिन ने। आगे बात करें, तो अभिनव मत, कौन से मत की बात कर रहे हैं, अभिनव मत, यानी कि आधुनिक समय में जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले स्रोतों में प्रचलित मत है, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रचलित मत है, यानी कि प्रमाणित सिद्धांत है, वो कौन सा है, अभिनव मत है।
अभिनव मत किसी एक विद्वान का मत नहीं है, ये सारे विद्वानों ने जितने भी मत दिए हैं उनका क्या है, निष्कर्ष है। और निष्कर्ष के आधार पर कौन सा सिद्धांत बनाया गया है, अभिनव मत बनाया गया है। तो अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक भाग की परतों को कितने भागों में बांटा गया है, 3। सबके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे प्रश्न तो आना ही आना है, लिख लो चाहे आज भी लिख सकते हो, प्रश्न आए ही आएगा। आगे पूरा सिद्धांत है, इसमें से प्रश्न आना क्या है, कन्फर्म है। हो सकता है 2 प्रश्न आ जाए, कम से कम एक तो आएगा। कौन सा है, तो कितनी परतों के बारे में बताया है, 3। कौन कौन से है, क्रस्ट है, मेंटिल है और क्या है, क्रोड। ठीक है, इसके बारे में प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। आगे वाला कौन सा है, तो होम्स का मत है। अब होम्स का मत की बात करें तो होम्स के मत में इसके अनुसार पृथ्वी की परतों को 2 भागों में बांटा गया है। अब देखिए सब है वो कितने भागों में बांट रहे हैं, 3 भागों में बांट रहे हैं। तो होम्स कितने भागों में बांट रहा है, 2 भागों में बांट रहे हैं। तो ये भी क्या है, महत्वपूर्ण है। सारी एक एक लाइन महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न बनना ही बनना है। ठीक है, तो देखिए कितनी लाइनें लिखी है, 6 लाइनें लिखी है। 6 लाइनों में से प्रश्न आने वाला है, देख लेना आप। 6 लाइनों से प्रश्न आना क्या है, कन्फर्म है। तो होम्स के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक भाग की संरचना कितने परतों में बांटा गया है, तो 2 परतों में। कौन सा है, एक तो क्या है, क्रस्ट है, एक तो क्या है, क्रस्ट है। दूसरा क्या है, सबट्रेटम है। दूसरा क्या है, सबट्रेटम। तो जिसे क्या कहते हैं, अंतरतम भी कहते हैं। तो होम्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। पहला कौन सा है, क्रस्ट है, दूसरा कौन सा है, सबट्रेटम है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी देने वाले स्रोत कितने पढ़े हैं, 3 स्रोत पढ़े हैं। और 3 स्रोत कौन कौन से थे, तो सबसे पहले तो पढ़ा था आंतरिक प्राकृतिक स्रोत, घनत्व दबाव, उनके बारे में अपने पढ़ सके हैं। घनत्व है, तापमान है, दबाव है। उसके बाद में क्या पढ़ा है, उसके बाद में पढ़ा प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक में ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में अपनी चर्चा कर सके हैं। और तीसरा विभिन्न विद्वानों के मत। अब इन मत में से जो पीछे अपने 5-6 लाइनें बढ़ी है, 6 मत पढ़े हैं, कौन कौन से, ये देख लीजिए, 6 मत है। ठीक है, चैम्बरलिन का ग्रहणों परिकल्पना ठोस बताता है। जेम्स जीन क्या बताता है, तरल बताता है। लाप्लास क्या बताता है, तरल और ठोस, तरल और गैस, ये दोनों बताता है। स्वेस ने कितनी परतें बताई है पृथ्वी की, 3 परतें बताई है, सियाल, सीमा और नीपे बताई है। अभिनव मत के अनुसार कितनी परतें हैं, तो क्रस्ट, मेंटल और क्रोड 3 परतें हैं। और होम्स के अनुसार कितनी परतें हैं, तो क्रस्ट और सबट्रेटम कितनी परतें हैं, 2 परतें हैं। ठीक है, अब इनमें से ऊपर वाले सिद्धांत आप पहले पढ़ चुके हो, उनके बारे में अपनी चर्चा नहीं करने वाले। जो आपने नहीं पढ़ा है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक तो किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, स्वेस के बारे में। दूसरी अभिनव मत के बारे में। और होम्स का मत है वो आगे पर्वत निर्माण के जो सिद्धांत है वहां पे पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, कौन से, स्वेस का मत। सिंपल सी बात है, स्वेस का कोई वैसे बहुत मुश्किल वाला सिद्धांत नहीं है। इसके मत की बात कर रहे हैं तो स्वेस के मत की, ये लो जी, स्वेस का मत ये रहा। स्वेस के मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसकी कितनी परतें हैं, 3 है। सिंपल सी बात है, 3 कौन कौन सी है, तो सियाल, सीमा और नीप है। अब प्रश्न कहां से आता है, 3 परतों में से। तो एक तो परतों के नाम कौन कौन सी परतें हैं, स्वेस ने कितनी परतें बताई है, तो उसके बारे में प्रश्न आ सकता है। यह प्रश्न क्या आता है, सियाल का मतलब क्या है, सीमा का मतलब क्या है, और नीपे का मतलब क्या है। यानी सियाल में क्या क्या पाया जाता है, सीमा में क्या क्या पाया जाता है, और नीपे में क्या क्या पाया जाता है। बस इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अरे किसके अनुसार है, स्वेस के अनुसार। स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया कि भूपटल का ऊपरी भाग, यानी कि मान लो स्वेस ने कितनी परतें बताई है, 3 परतें बताई है। कितनी परतें बताई है, 3। ठीक है, अब 3 परतों में, कितनी परतों में, 3 परतों में पहली जो भाग है ऊपर वाली परत को छोड़कर कितने भाग बताए हैं, 3 परतें बताई है। ये ध्यान रखने वाली बात है। यानी स्वेस ने ऊपर वाली जो पपड़ी है, अरे पापड़ी ने छोड़ दी, क्या कर दी, पापड़ी को छोड़ दिया। ये परपटी को छोड़कर कितनी परतें बताई है, 3 परतें बताई है। इसके अंदर कितनी परतें हैं, 3 परतें।
यानी कि स्वेस ने भूपटल का ऊपरी भाग क्या बताया है, अवसाद से निर्मित परतदार सेलों से बना हुआ बताया है, और जिसका निर्माण कम घनत्व, आपको पता ही है ऊपरी भाग का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो कम घनत्व वाले तत्वों जैसे फेल्सपार है, अब्रक है, क्वार्टर्स है आदि खनिजों से हुआ है, और इन परतदार सिलिकेट पदार्थों के नीचे, यानी ई पापड़ी गए नीचे, यानी कि पहली जो परत है वो परतदार चट्टाने हैं, उसको छोड़कर स्वेस ने कितनी परतें बताई है, 3 परतें बताई है। अब कौन कौन सी है वो 3 परतें, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब्रक, फेल्सपार, अब्रक, क्वार्टर्स आदि खनिजों से बना हुआ ऊपरी का आवरण है वो किससे बना हुआ है, इनसे बना हुआ है, और कैसी है, तो परतदार है, सिलिकेट पदार्थों से बनी हुई है। उसके नीचे कितनी परतें पाई जाती है, तो 3 परतें पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी परत है, तो सबसे पहले परत का नाम है सियाल। क्या नाम है जी, सियाल। सिंपल सी बात है, पहली परत है उसका क्या नाम है, सियाल है। सियाल किससे बनी है, तो सिंपल सी बात है, सी से क्या याद रखोगे, सिलिका। एक तो क्या तत्व पाया जाता है, सिलिका, दूसरा ले से एल्यूमिनियम, या इंग्लिश में देखिए SiAl, तो Si से क्या बन गया है, सिलिका, और Al से क्या बन गया है, एल्यूमिनियम। क्या क्वेश्चन बनता है, प्रश्न आएगा सियाल में पाया जाता है, या सियाल में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो कौन से तत्व, सिलिका और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करें तो इसका निर्माण है वो किससे हुआ है, और विशेषताओं की बात करें तो इसका निर्माण है वो किससे हुआ है जी, ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। कौन सी चट्टानों से हुआ है, ग्रेनाइट। जब ज्वालामुखी का मैग्मा पृथ्वी के सतह पर पहुंचता है तो ज्वालामुखी से जो चट्टानें बनती है वो सारी की सारी चट्टानें कैसी होती है, ग्रेनाइट पदार्थों से बनी हुई होती है। ठीक है, तो इनमें क्या पाया जाता है, तो इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है, और इससे महाद्वीप बने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, ये 2 लाइनें ऊपर वाली बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि एक तो प्रश्न आता है सियाल का निर्माण किससे हुआ है, तो सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। दूसरी बात किससे बनी हुई है, तो ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई है। दूसरी बात, जो महाद्वीप बने हैं वो किससे बने हैं, सियाल से बने हैं। प्रश्न आता है महाद्वीप बने हैं तो किससे बने हैं, सियाल से। महासागर बने हैं किससे बने हैं, सीमा से। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो महाद्वीपों का निर्माण किससे हुआ है, तो सियाल परत से हुआ है। फिर आगे बात करें इसका घनत्व कितना है, तो 2.9 है। प्रश्न आता है सियाल का घनत्व है तो कितना है जी, 2.9 है। कितनी गहराई तक पाई जाती है, तो 50 से लेकर 300 किलोमीटर, यानी कि ये ऊपर वाली परपटी थी, इस परपटी के नीचे कहां से कहां तक, तो इस परपटी के नीचे यहां पर शुरुआत होती है किसकी जी, यहां पर शुरुआत होती है सियाल की। ठीक है, यहां से किसकी, ऊपर वाली तो परपटी कहलाती है, उसके बाद में दूसरी परत है, यानी पहली परत, ऊपर वाली तो परपटी है ही, तो पहली परत है वो कौन सी है, ये वाली। यहाँ पे जो परत है उसका नाम क्या है, सियाल है। क्या नाम है, सियाल है। तो सियाल है तो ऊपर वाला भाग है घनत्व कम मिलेगा, जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका घनत्व कितना है, तो 2.9 है। तो ऊपर वाली परत है इसकी मोटाई कितनी है, तो मोटाई कितनी है, तो 50 से लेकर 300 किलोमीटर है। प्रश्न आ सकता है सियाल परत की मोटाई कितनी है, तो 50 से लेकर क्या है, 300 किलोमीटर है। आगे बात करें इसमें क्या पाया जाता है, तेजाबी पदार्थ यानी एसिड पदार्थों की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। इसमें किसके सिलिकेट पाए जाते हैं, तो पोटेशियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है के सिलिकेट है पाए जाते हैं। ये याद नहीं रहे तो कोई मोटी बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो सियाल किससे बनी है, सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। और क्या पाया जाता है, तो ग्रेनाइट पाया जाता है, और ग्रेनाइट चट्टानों से क्या बने हैं, तो महाद्वीप बने हैं। घनत्व कितना है, तो 2.9 है, और गहराई कितनी है, तो 50 से 300 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं दूसरी परत की, तो दूसरी परत का नाम क्या है, तो सीमा है। दूसरी कौन सी है जी, सीमा है। किसी सीमा है, पृथ्वी की परत है वो सीमा, और कोई सीमा नहीं है। तो दूसरी परत के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी परत का नाम क्या है, सीमा। अब सीमा किससे बनी हुई है, तो सिंपल सी बात है, इसके नाम में दे रखा है, क्या दे रखा है, सीमा, यानी कि SiMa
सिलिका और मैग्नीशियम। किससे बनी हुई है? सिलिका और मैग्नीशियम से। देखिए दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा है। और इससे क्या बने हुए हैं? महाद्वीप बने हुए हैं। तो यह सियाल के नीचे पाई जाने वाली कौन सी परत है? दूसरी परत है। देखिए पहली परत आपको बताई ये वाली, तो पहली परत थी ये वाली, तो पहली परत का नाम क्या था? सियाल। पहली परत का नाम क्या था? सियाल था। अब सियाल के अंदर कौन सी परत पाई जाती है? तो बात करते हैं सियाल के अंदर की। तो सियाल के अंदर है वो कौन सी परत पाई जाती है? तो सीमा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? सीमा पाई जाती है। अब ये सियाल हो गई, ये यहां तक क्या है जी? यहां तक क्या है? सीमा है। तो इसकी बात करें तो ये क्या है? सीमा है। ये हो गई सीमा। ठीक है, तो इससे क्या खास बात है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सीमा परत है वो सियाल के क्या पाई जाती है? नीचे पाई जाती है। और पृथ्वी की कौन सी परत है? तो दूसरी परत है। फिर सीमा का निर्माण किससे हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। जो महासागर है वो किससे बने हुए हैं? बेसाल्ट चट्टानों से बने हुए हैं। महाद्वीप किससे बने हुए हैं? ग्रेनाइट चट्टानों से बने हुए हैं। तो सियाल का निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट चट्टानों से। जैसे महाद्वीपों का निर्माण किससे? ग्रेनाइट चट्टानों से। वैसे ही सीमा का निर्माण किससे हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों से। और ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों की दोनों कौन सी चट्टानें हैं? तो आग्नेय चट्टान है। कौन सी है? आग्नेय चट्टान। अब बेसाल्ट चट्टानों से निर्माण हुआ है, इससे महाद्वीपीय तल्ली या महासागरीय तल्ली बनी है। यानी महासागरों का जो तल है, महासागरों के जो भाग है वो किससे बना है? बेसाल्ट चट्टानों से या फिर क्या है? सीमा से बना है। फिर इसमें क्या पाया जाता है? तो SI से सिलिका और Ma से क्या हो गया है? मैग्नीशियम। यानी सियाल में सिलिका और क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। घनत्व सिंपल सी बात यही है, ऊपर वाली परत का घनत्व क्या था? 2.9 था। ठीक है, जैसे जैसे आंतरिक भाग में जाएंगे तो ऊपरी चट्टानों का दबाव बढ़ेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका घनत्व कितना है? तो 2.9 से 4.7 है। बढ़ाना है, बढ़ गया है। ठीक है, अब इसकी गहराई कितनी है? तो 1000 से 2000 किलोमीटर है। ये जो गहराई है ये कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर तक होती है। फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम के ये सिलिकेट वगैरह पाए जाते हैं। उसमें तो कौन से थे? ऊपर वाली परत है उसमें तेजाबी पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, क्या कौन से पाए जाते हैं? तेजाबी पदार्थ, यानी अम्लीय पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। और इसमें क्या पाया जाता है? क्षारीय पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। अरे अम्ल और क्षार क्या होते हैं? तो अम्ल जिसका पीएच मान, जिसका पीएच मान है, पीएच मान 7 से किससे? 7 से कम होता है वो तो होता है अम्लीय, और 7 से अधिक होता है वो क्या होता है? क्षारीय। ठीक है, अम्ल और क्षार दो होते हैं और ये किसके आधार पर डिसाइड होता है? तो पीएच मान के आधार पर डिसाइड होता है। आगे बात करते हैं तीसरी परत के बारे में। अब तीसरी परत कौन सी है? तो नीफे है। तीसरी परत का नाम क्या है? नीफे। तीसरी परत है नीफे। अब नीफे मतलब निकल और फेरियम। नीफे का मतलब क्या हो गया है जी? निकल और फेरियम। अब इसकी खास बात क्या है? क्या पाया जाता है? तो ये एक तो क्या है? नीफे परत है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में केंद्र में पाई जाती है। वो केंद्र में पाई जाती है तो आपको पता ही है ऊपरी चट्टानों का घनत्व है वो कम है और आंतरिक चट्टानों का घनत्व क्या है? ज्यादा है। ऊपरी चट्टानों का तो घनत्व कम है, आंतरिक चट्टानों का घनत्व ज्यादा है, क्योंकि ऊपरी जो परतदार परतें हैं उसका दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें नीफे का घनत्व क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा मिलेगा और भारी पदार्थ इसमें पाए जाएंगे। जैसे देखिए नीफे, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नीफे। और कौन सी परत है? तो पृथ्वी की केंद्रीय परत है। कौन सी परत है? ये पृथ्वी की केंद्रीय परत है। वो क्या कहलाती है? नीफे कहलाती है। पृथ्वी की केंद्रीय परत क्या कहलाती है? नीफे कहलाती है। और ये क्या है? सबसे अधिक घनत्व वाली कौन सी है जी? नीफे। कौन सी है? नीफे। ये कौन सी थी? सीमा। और ये कौन सी थी? तो सियाल। और ऊपरी परतदार चट्टान है वो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं।
इसका निर्माण है वो किससे हुआ है, यानी कि निकल, यानी निफे का निर्माण किससे हुआ है, निकल और फेरियम से हुआ है। और ये दोनों ही दोनों पदार्थ कौन से हैं, तो लोहे तत्व है। कौन से है, लोहे तत्व है। अब लोहे तत्व है, इसके कारण क्या है, पृथ्वी में चुंबकत्व का कार्य कौन सी परत करती है, तो निफे परत करती है। प्रश्न आ जाए पृथ्वी में चुंबकत्व का कारण है तो कौन सी परत है, निफे परत है। और क्यों है, क्योंकि इसमें लोहे तत्व की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। और लोहे तत्व कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो निकल और फेरियम, दो प्रकार के लोहे तत्व पाए जाते हैं। आगे बात करें तो जो लोहे धातु के भाग हैं, इस कारण पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति, पृथ्वी की कौन सी शक्ति, चुंबकीय शक्ति पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले कठोर पदार्थों के कारण है। यानी पृथ्वी की आंतरिक जो भाग में पाए जाते हैं कठोर पदार्थ, उसके कारण क्या बना है, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति है वो कार्य करती है। और वो पदार्थ कौन से है, तो निकल और फेरियम, दो पदार्थ हैं। फिर निफे का घनत्व, घनत्व सबसे ज्यादा है, आपको पता ही है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जिसे बोलते हैं क्रोड। अब क्रोड का घनत्व है वो सबसे ज्यादा है, कितना है, 11 से 13 घन सेमी। कितना है, 11 से 13 घन सेमी क्यूब है। घन सेमी क्या है, क्यूब है। ठीक है। अब इसका व्यास, व्यास का मतलब समझ रहे हो, इसका व्यास यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी है, यानी कि कहां से कहां तक है वो कितनी है, तो इसका व्यास है वो कितना है, 6800 किमी है। देखिए अब आप सोच रहे होंगे भी पृथ्वी है, मान लो ये, अपने बात करते हैं इस, मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी का केंद्र है, तो केंद्र तक पहुंचने के लिए जो दूरी तय करते हैं वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अब ये त्रिज्या कितनी है पृथ्वी की, तो त्रिज्या है वो कितनी है, तो त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। कितनी है जी, 6371 किलोमीटर। लेकिन ये यहाँ पे क्या दे रखा है, ये देखिए ये कैसे आ गया है, क्या दे रखा है, इसका व्यास, किसके व्यास की बात चल रही है, निफे के व्यास की बात चल रही है। तो निफे का व्यास कितना है, तो 6880 किमी है। त्रिज्या से क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। तो इसका कारण क्या है, मान लो केंद्र में ये क्या है, निफे परत है, तो इसमें ये जुड़ा है, यानी कि इधर वाला भाग भी जुड़ गया है और इधर वाला भाग भी जुड़ गया है, इसके कारण ये क्या आ गई है, ज्यादा आ गई है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर या फिर 4300 मील, मील में कितने हो गए, 43 होगी। यह परत पृथ्वी के गुरुत्व और स्थिरता, पृथ्वी को गुरुत्व और स्थिरता प्रदान करती है। किस परत की बात चल रही है, तो निफे की। तो इसी प्रकार स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक भाग की संरचना को कितने भागों में डिवाइड किया है, तो 3 परतें बताइए। ऊपरी परत को छोड़कर, ऊपरी परतदार जो परपटी है, ये जो बाहरी भाग है, इसको छोड़कर कितनी परतें बताइए, 3 बताइए, सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, सबके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। फिर आगे बात करें, आगे कौन सा सिद्धांत है, तो भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। ठीक, तो इन सिद्धांतों में ही एक थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट और रह जाती है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में, इन तरंगों के बारे में पढ़ चुके हैं, इनके बारे में तो पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी दोबारा आइए तो चर्चा अपने कर लेते हैं। देखिए भूकंप विज्ञान के साक्ष्य और भूकंपीय तरंगे। तो पृथ्वी की प्रश्न यही है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने वाला प्रमाणित स्रोत कौन सा है, तो कौन सा है, ये लाइन है, भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। क्या मिलेगा आपको, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी देने वाला प्रमाणित स्रोत कौन सा है, तो कौन सा है, भूकंप विज्ञान की साक्ष्य। भूकंप में 3 प्रकार की तरंगे चलती है। ठीक है, मुख्य भूकंप से 3 प्रकार की मुख्य और 2 प्रकार की क्या, गौण तरंगे निकलती है। अब ये 2 गौण कहां से आ गई, तो पहले पी, एस और एल, ये 3 प्रकार की तो कौन सी तरंगे थी, मुख्य। अब गौण तरंगों की बात करें तो कौन सी आ गई, पी स्टार और एस स्टार तरंगे आ गई है। एक पी जी और क्या आ गई है, एस जी तरंगे आ गई है। तो कितने प्रकार की हो गई है, मुख्य रूप से तो 3 प्रकार की,
और गौण रूप से कितनी, 2 प्रकार और आ गए। ठीक है, इनके बारे में ही बताया गया है। आगे बात करते हैं। फिर है सबसे पहले पी तरंग। तो पी तरंग है तो गति क्या होती है, सर्वाधिक होती है, 8 से 14 किमी प्रति सेकंड पढ़ चुके हैं। गति सर्वाधिक होती है, ये तरंगे है वो सबसे कम क्या होती है, विनाशकारी होती है। क्या होती है, कम है, विनाशकारी होती है। फिर एस तरंग है तो एस तरंग गति क्या होती है, 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और तरल भाग में, कौन से भाग में, तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन से भाग में, तरल माध्यम में, तरल भाग में एस तरंगे हैं वो क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, दिखाई नहीं देती, चलती नहीं है। यानी कि जब ये तरल माध्यम में पहुंचती है तो सीस्मोग्राफ पर इनका अंकन नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर आगे है 105 डिग्री 145 डिग्री के मध्य ये तरंगे प्रकट नहीं होती है। इसके कारण इस भाग को क्या कहते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न आ सकता है भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है, यानी कि एस तरंगों का भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। तो 105 से 145 डिग्री के मध्य। आगे है एल तरंगे। तो एल तरंगे कौन सी है, एल तरंगे यानी कि पूरा धरातल का एक चक्कर लगाने के बाद जो प्रकट होती है वो क्या कहलाती है, एल तरंगे कहलाती है। गति कितनी है इनकी, तो 3 से 4 किमी प्रति सेकंड है। ठीक है, फिर इसकी गति क्या होती है, सबसे कम होती है, लेकिन ये क्या होती है जी, सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। कौन सी तरंगे, धरातलीय तरंगे सब सर्वाधिक क्या होती है, विनाशकारी होती। ठीक है, तो ये बातें बताई गई है। आगे गौण तरंगे कौन सी है, तो गौण तरंगों के बारे में क्या बताया गया है, तो ये देखिए गौण तरंगे। ठीक है, गौण तरंगे। गौण तरंगों की बात करें तो कौन कौन सी गौण तरंगे हैं, थोड़ा ऊपर चला गया है, ये लीजिए गौण तरंगे। ठीक है, और गौण तरंगे कौन कौन सी है, तो गौण तरंगे जो आपको बताई थी अभी, गौण तरंगे तो कौन सी है, एक तो है पी जी और एक क्या है, एस जी। इसे एक ही मानते हैं, पी जी, जी लग गया तो जी वाली कितनी है, एक ही मानते हैं। पी के आगे भी जी, एस के आगे भी जी, लेकिन आप सोच रहे होंगे अल के आगे जी क्यों नहीं लगा, तो अल तरंगे हैं वो अधिक गहराई में नहीं चलती है, केवल धरातलीय भाग में चलती है। इसके कारण ही तो वो क्या होती है, सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। इसीलिए क्या है, 2 प्रकार के तरंगों आगे जी लगा है, पीजी और एस जी। अब इनकी गति की बात करें तो याद नहीं रहेगी इतनी चीजें। ये क्या है, 5.4 है और 3.3 है। और 5.4 किसकी है, पीजी की है, और 3.4 किसकी है, एस जी की है। ऐसे क्रमशः की बात है। ठीक है, फिर बात करें तो दूसरी गौण तरंगे कौन सी है, तो दूसरी गौण तरंगे हैं वो पी स्टार तथा एस स्टार तरंगे हैं। अब देखिए ये जी वाली मैंने बताया बहुत भारी है, ग्राम में वजन है इसका। ठीक है, इसके कारण की गति क्या होती है, सबसे कम होती है। तो पी स्टार एस स्टार आ गया तो इसकी गति क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। देखिए कितनी हो गई है, 6.7 और 3.4, इनसे ज्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद में सिंपल जो पीजी, पी स्टार, पीजी, पी स्टार तो पहले आ गई। ठीक है, इसके बाद में आएगी जैसे एस, पी और एस तरंगे, तो उनकी गति क्या होती है, इनसे भी ज्यादा होती है। तो वो पहले क्रम बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो ये तरंगे थी। 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे तो मुख्य होती है, 2 प्रकार की भूकंपीय तरंगे क्या होती है, गौण तरंगे होती है। वो 2 प्रकार है, ये है। और किसने किसने खोज करी, तो पहले चर्चा कर चुके हैं। इसकी तो खोज किसने करी थी, जेफ्रीज मोदी ने की थी। और कब की थी, तो 1900, कब की थी भी, 9 में। कब की है, 1909 में। अब ये इसकी किसने की थी, पी स्टार और एस स्टार की कोनार्ड महोदय ने। कोनार्ड महोदय ने कब की थी, तो 1932 में इनकी क्या की है, खोज की है। आगे चलते हैं, ये आपको बता दिया है मैंने क्या, ये ऊपर जहां पर भूकंप का सबसे पहले उद्गम होता है, यहां पे भूकंप का उद्गम हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, भूकंप मूल कहा जाता है।
तो मूल का मतलब क्या होता है जी? जड़ होता है। तो वह जड़ जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? भूकंप मूल कहलाता है, या फिर क्या कहेंगे? फोक्स कहेंगे। ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है कि यहां से भूकंप की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। किससे होती है? जड़ से होती है। ठीक है, फिर अधिकेंद्र। अधिकेंद्र तो वह केंद्र जहां धरातल पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव होता है या अनुभव किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। तो इसके बारे में पहले बता दिया है। किसके बारे में? अधिकेंद्र। अब ये क्या है जी? अधिकेंद्र है, यानी कि जहां पे सबसे तीव्र गति से भूकंप आता है वो स्थान कौन सा होता है? तो अधिकेंद्र होता है। तो भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र भी मिल जाए तो वही चीज है। भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र क्या है? एक चीज है। सर्वप्रथम भूकंप क्या होता है? यहाँ पे प्रगट होता है। आगे बात करें कैसे चलती है, तो ये सीस्मोग्राफ से लिया गया क्या है? चित्र है। जैसे पी तरंगे हैं वो सबसे पहले पहुंचती है, फिर एस तरंगे हैं वो उसके बाद पहुंचती है, और एस तरंगे क्या होती है? पी तरंगों से अधिक विनाशकारी होती है। फिर सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन सी होती है? तो एल तरंगे होती है। वो बहुत ही क्या है? पूरा एक धरातलीय मार्ग तय करने के बाद धरातल पर प्रकट होती है। तो ये तीन प्रकार की तरंगे हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। ठीक है, तो भूकंपीय तरंगों का अंकन किस पे किया जाता है? भूकंपीय तरंगों का अंकन किस पे किया जाता है? तो सीस्मोग्राफ पे किया जाता है। यानी वह कागज जिसके ऊपर भूकंपीय तरंगों का अंकन होता है वो क्या कहलाता है जी? सीस्मोग्राफ कहलाता है। उसके बाद में बात करें तो किससे मापा जाता है? अरे कोई मापने के लिए कोई चीज चाहिए तो फुटो कौन कहा की? फुटो। ठीक है, स्केल। तो स्केल कौन सा है? तो दो प्रकार के स्केल हैं जो भूकंप को मापते हैं। तो कौन सा है? एक तो मर्केली स्केल है, दूसरा कौन सा है? रिएक्टर स्केल है। अब जो रिएक्टर स्केल है उसमें तो 0 से 9 के मध्य आंकड़े कितने होते हैं? 0 से 9 के मध्य अंक होते हैं। किसमें? रिएक्टर स्केल में। और लगभग जो भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं वो किसमें करते हैं? रिएक्टर स्केल पर करते हैं। किस पे करते हैं? रिएक्टर स्केल पे करते हैं। ठीक है, फिर एक और कौन सा है? तो मर्केली स्केल है। इसमें डाटा कहां से कहां तक होते हैं? तो 0 से लेकर कहां तक होते हैं? 12 तक होते हैं। तो 0 से लेकर 12 तक होते हैं। तो इसमें बात करें 0 से 12 तक कौन से स्केल पर? मर्केली स्केल पर अंकन किया जाता है। और प्रश्न क्या आता है? प्रश्न ये आता है भी कौन सा मापक या कौन सा स्केल है वो भूकंप का अंकन है वो विनाश के आधार पर तय करता है। तो विनाश के आधार पर कौन सा स्केल तय करता है? तो मर्केली स्केल। यानी इस पे जो अंकन किया जाता है कितना विनाश हुआ है उसके आधार पर ये अंक है वो तय किए जाते हैं। ठीक है, विनाश के आधार पर तय करता है और ये तीव्रता के आधार पर तय करता है। एक और बात आती है, यानी ये तो हो गया, आपने बार बार सुना होगा कितनी तीव्रता का भूकंप आया, कितनी तीव्रता का भूकंप आया। मैं को कहूं कि 1 केजी वजन, 1 किलो कोई चीज है, 1 किलो, तो उसके आगे आप क्या लगा रहे हो? केजी लगा रहे हो। ठीक है, अब मैं कहूं 5.5 भूकंप आया है, क्या है ये? तो रिएक्टर स्केल पर मापी गई क्या है? इकाई मापा गया है। रिएक्टर स्केल में मापन आया है इसका कितना? 5.5। लेकिन आगे क्या लिखूं? आगे क्या लिखूं? 5.5 के आगे लिख दूं क्या? रिएक्टर। 5.5 रिएक्टर भूकंप आया, तो इसकी इकाई क्या है? तो इकाई क्या होती है भूकंप मापन की? वो होती है मेंचोर। मेंचोर यानी किसमें मापा जाता है? 5.5 मेंचोर का क्या है? भूकंप आया है। और रिएक्टर क्या चीज है? ये तो मापने का एक स्केल है, मापक है, इसके द्वारा तो मापा जाता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होंगी। आगे क्या है? ये सियालसी ममनीफे के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? अभिनव मत। अब अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो अभिनव मत क्या है? ये है। अभिनव मत कौन सा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पूरी यूनिट महत्वपूर्ण है, आपको बता दिया। 4 प्रश्न आने क्या है? कन्फर्म है। ठीक है, एक लाइन टू लाइन बताया भी कहां से प्रश्न आ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है कौन सी? ये वाली। तो 4 नंबर टॉपिक अपने पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं अभिनव मत की। अभिनव मत
तो सिंपल सी बात है, प्रश्न पूछ ले किसने दिया है अभिनव मत, तो कोई इसका विद्वान है नहीं है। सब विद्वान जिन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया है उनका क्या है, ये निष्कर्ष है। तो क्या है इसके अंदर, तो अभिनव मत से प्रश्न आना ही आना है, आज ही नोट कर लो। अभिनव मत से प्रश्न आना क्या है, कन्फर्म है। और कहां से आएगा वो भी मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है। तो कौन सा पढ़ रहे हैं, अभिनव मत पढ़ रहे हैं, जो आज क्या है, प्रमाणित सिद्धांत है। देखिए भूकंपीय लहरों की गति और वैज्ञानिक विश्लेषणों के आधार पर, किसके आधार पर यह सिद्धांत बना है, तो भूकंपीय लहरों की गति, कौन किसकी गति, भूकंपीय लहरों की गति और वैज्ञानिक विश्लेषणों के आधार पर अनेक विद्वानों ने जो विश्लेषण दिए हैं उनके निष्कर्षों के आधार पर क्या बनाया गया है, अभिनव मत बनाया गया है। तभी मैं बता रहा हूं इसका कोई एक विद्वान नहीं है, सभी विद्वानों का क्या है, ये निष्कर्ष है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में, इस सिद्धांत के अनुसार कितनी परतों में बांटा है, 3 परतों में बांटा गया है। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या बताया है, क्रस्ट बताया है। क्रस्ट के बारे में वैज्ञानिकों के मतभेद हैं, भी ऊपरी परत है कौन सी, क्रस्ट है। अब क्रस्ट के बारे में अलग अलग विद्वानों में मतभेद है, उसमें एक रूपता नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, क्योंकि ऊपरी भाग है वो अलग अलग प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, तो उसके बारे में कोई कहता है 30 किलोमीटर गहरी है, कोई कहता है 50 किलोमीटर गहरी है, कोई कहता है 100 किलोमीटर गहरी है। तो क्रस्ट के बारे में थोड़े क्या है, मतभेद हैं। बाकी ये सिद्धांत है, सब विद्वानों का क्या है, निष्कर्ष है। फिर आगे चलते हैं, तो क्रस्ट के बारे में क्या बताया गया है, महाद्वीपों के नीचे, महाद्वीपों के नीचे क्रस्ट की मोटाई कितनी मानी गई, जो महाद्वीपीय भाग है वहां पे तो 50 किलोमीटर मानी गई है, और महासागरों के नीचे कितनी मानी गई है, तो 5 किलोमीटर मानी गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न बनता है क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपों के नीचे कितनी है, तो क्या बोलोगे आप, 50 किलोमीटर है। कितनी मानी गई है, 50 किलोमीटर मानी गई है। और यही पूछ ले महासागरों के नीचे कितनी है, तो कितनी है जी, 5 किलोमीटर है। आगे बात करें, कुछ शोधों में क्रस्ट को, अब कुछ शोध है अलग अलग विद्वानों ने क्रस्ट को कितना मान लिया है, मैंने पहले बताया है क्या, कि इसके बारे में, क्रस्ट के बारे में क्या है, विज्ञानिकों के मतभेद है। क्रस्ट के बारे में मतभेद क्या है, कि इसकी गहराई कितनी है, किसी ने कितनी बता दी, किसी ने कितनी बता दी, तो ये क्रस्ट के बारे में कुछ क्या है, मतभेद है। तो किसी ने तो क्या मान लिया, 50 मान लिया, किसी ने क्या मान लिया, 30 किलोमीटर गहरी मान ली, और किसी ने क्या मान लिया, 100 किलोमीटर तक गहरा माना है, इससे ऊपर किसी ने नहीं माना है, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की कितनी परतें हैं, 3 परतें हैं, और अलग प्रत्येक परत के बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कौन सा, अभिनव मत। यानी कि आपकी बुक के अंदर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो कौन सा है, यही वाला है, ठीक है। कौन सा, अभिनव मत। आगे चर्चा करते हैं। तो कितनी परतें हैं, 3 परतें हैं। देखिए बहुत ज्यादा डिटेल है, लेकिन आपके प्रश्न कहां से बनने वाले हैं वही अपने चर्चा करने वाले हैं। तो क्रस्ट को क्या बोलते हैं, भूपर्पटी। जो स्वेस का मत पढ़ा था उसने जो परतदार चट्टान एक अलग बताई थी, उसके बाद 3 परतें बताई है, तो इसमें कोई वैसा भाग नहीं है। शुरुआत किससे होती है, क्रस्ट से होती है, और उसको क्या कहते हैं, भूपर्पटी या पपड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पपड़ी, आ की है पापड़ी, ठीक है। तो फिर इसकी मोटाई कितनी है, तो वही बात है, महाद्वीपों के नीचे 50 किलोमीटर, महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर, और औसत रूप से कितनी मान ली है जी, 30 से 100 किलोमीटर तक माना है। यानी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे 30 भी आ सकता है उत्तर, 50 भी आ सकता है, और 100 भी आ सकता है, लेकिन वो पूछने के सवाल के तरीके पर डिपेंड करता है कि क्या उत्तर देना है, ठीक है। सवाल आगे जो एमसीक्यू अपने करने वाले हैं उसमें सवाल ऐसे आ जाएंगे, कहीं पे 30 मिलेगा, कहीं पे 5 मिलेगा, कहीं पे 50 मिलेगा, तो उसके हिसाब से अपने प्रश्न करेंगे। तो पहली परत है कौन सी, क्रस्ट है। क्रस्ट का घनत्व कितना है, तो 2.8 से 30 है, 2.8 से क्या है, 30 है, ठीक है। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे घनत्व क्या होगा,
बढ़ेगा, क्योंकि ऊपरी चट्टानों का क्या होता है, दबाव है, बढ़ जाता है। तो फिर क्रस्ट में क्या है, देखिए 3 परत है, क्रस्ट, मेंटिल और क्रोड। क्रस्ट दूसरी परत कौन सी है, मेंटिल है, और तीसरी कौन सी है, क्रोड है। 3 परतें हैं, लेकिन 3 परतों की प्रत्येक परत की 2-2 परत है। प्रत्येक परत की कितनी परतें हैं, 2-2 परतें हैं। तो क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया, एक तो कौन सा, ऊपरी क्रस्ट है, दूसरा कौन सा, निचली क्रस्ट। ठीक है, अब कोनार्ड असंबद्धता प्रश्न यही बनने वाला है, इनसे ही प्रश्न आएगा क्या, कोनार्ड असमता। कौन सी असमता, कोनार्ड असमता ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को क्या करती है, अलग करती है। देखिए इसके लिए एक ही बात है, प्रश्न यहीं से आने वाला है। ठीक है, इसलिए आप क्या याद रखोगे, एक सूत्र है, कौन सा सूत्र है, कुमार गुल। कौन सा गुल, कुमार गुल, ये याद रखना है। कौन सा गुल याद रखना है, कुमार गुल याद रखना है। अब ये 5 असंबद्धता आएगी अलग अलग है, तो वो कर्म है। पहले की क्या नाम है, कोनार्ड असंबद्धता। अब कोनार्ड असंबद्धता किसके बीच में है, तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट परत, पहली परत कौन सी है, क्रस्ट। अब उसके 2 टुकड़े कर दें, तो उसके मध्य में कौन सा भाग है, वो क्या कहलाता है, असंबद्धता कहलाता है। तो कौन सी असंबद्धता है, तो पहले से याद रखिए, कैसे याद रखिए, क्या, कोनार्ड असमता। प्रश्न आएगा क्या, कोनार्ड असमता पाई जाती है, तो क्या उत्तर करोगे, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य। दूसरी परत कौन सी है, मेंटिल है। अब मेंटिल परत है, इसकी औसत गहराई कितनी है, पहली तो कितनी थी, ये देखिए 30 से 100 किलोमीटर थी लगभग। ठीक है, ये तो क्या बताई गई थी, गहराई बताई थी। इसमें क्या है, ये मोटाई है, क्या है ये, मोटाई है, कितनी मोटी। ठीक है, अब मोटी और मोटाई और गहराई में फर्क होता है। मोटाई का मतलब, अब गहराई का मतलब क्या हो गया, ऊपर से लेके कितनी तक है। ठीक है, गहराई तो वो हो गई, मान लो ये ऊपर वाली पहली परत है, अब यहां तक क्या थी, पहली परत थी, कौन सी थी, क्रस्ट थी। अब क्रस्ट के बाद कितनी गहराई है, तो कितनी गहराई कहां तक है, तो वो वाला भाग तो क्या कहलाता है, गहराई कहलाता है। अगर इतने भाग की बात करूं मैं, तो ये क्या हो जाती है, मोटाई हो जाती है। तो इसकी मोटाई कितनी है, तो मोटाई की बात करें तो कितनी है, तो 1000 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। कहां तक पाई जाती है, 2900 किमी तक पाई जाती है। कौन सी परत, मेंटिल परत की चर्चा आ रही है। फिर आगे बात करें तो इसके भी कितने भाग है, प्रत्येक के 2-2 भाग है, ऊपरी मेंटिल और निचली मेंटिल। तो ये देखिए ऊपरी मेंटिल और निचली मेंटिल। फिर आगे बात करें तो मोहरोविकिक असंबद्धता, ये देखिए यहाँ पे आई, क्या नाम क्या लिखा है जी, नाम लिखा है कुमारगुल में 2 नंबर अक्षर कौन सा है, मां है। मां से क्या बन गया, मोहरोविकिक असंबद्धता किसको अलग करती है। प्रश्न ये आने वाला है, ये प्रश्न आने वाला है, यानी कि महत्वपूर्ण 5 प्रश्न बनते हैं इस ट्रिक से। ये क्या है, ट्रिक है, सूत्र है याद रखने का, किसका, यानी कि इनके बीच में कौन कौन सी असमता पाई जाती है। तो दूसरी असमता का नाम क्या है, मोहरोविकिक असमता है, किसके बीच पाई जाती है, तो निचली क्रस्ट। कौन सी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, यानी कि ये परत है, ये परत जैसे ही समाप्त होती है तो मेंटिल शुरू होती है, तो मेंटिल के ऊपर क्या है, मेंटिल के ऊपर क्या है, तो निचली क्रस्ट है, निचली क्रस्ट है। तो मेंटिल की ऊपरी परत कौन सी है, तो ऊपरी मेंटिल है। तो किसको अलग करती है, मोहरोविकिक असमता निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटिल को क्या करती है, अलग करती है। फिर आगे बात करें, नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाला भी क्या है, रे आ गया है, क्या आ गया है, रे। रे से क्या बन गया है, रेपिटी असमता। रे से क्या बन गया है, रेपिटी असमता। अब रेपिटी असमता किसके बीच पाई जाती है, तो ऊपरी मेंटिल, किसके बीच, ऊपरी मेंटिल और निचली मेंटिल, यानी मेंटिल के 2-2 टुकड़े हैं, मेंटिल के जो 2 टुकड़े हैं उनके बीच में कौन सी पाई जाती है, तो रेपिटी असमता पाई जाती है। इस परत में 100 किमी की गहराई से 200 किमी, किसकी बात चल रही है, मेंटिल की बात चल रही है। इस परत में 100 किमी से लेकर, कहां से लेकर, 100 किलोमीटर से लेकर, कहां से कहां तक की बात है, 100 किमी से लेकर 200 किमी तक
भूकंपीय लहरों की गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। देखिए जो मेंटल बर्थ है उसकी ऊपरी भाग की बात करें, 100 किलोमीटर तक तो क्या थी, 100 किलोमीटर तक तो क्रस्ट ही थी, लेकिन 100 से लेकर कितनी बात करी है, 200 तक, 100 से कितनी 200 किलोमीटर की गहराई तक है वो भूकंपीय तरंगे जो है PSL तरंगे, उनकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं मंद गति का मंडल। कौन सा मंडल, निम्न गति का मंडल या मंद गति का मंडल कहलाता है। कहां से कहां तक का मध्य का भाग, प्रश्न इंपोर्टेंट है, आ सकता है 100 से 200 किलोमीटर के मध्य का भाग, पृथ्वी की गहराई में 100 से 200 किलोमीटर के मध्य का भाग क्या कहलाता है, तो मंद गति का मंडल कहलाता है। फिर बात करें स्थल मंडल की, जो चर्चा करते हो आप, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। जो स्थल मंडल है जिसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। और लिथोस्फीयर की मोटाई कितनी है, तो 100 किलोमीटर मोटाई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है क्या, लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, तो स्थल मंडल को कहते हैं। और लिथोस्फीयर की मोटाई कितनी है, तो 100 किलोमीटर तक है। यानी कि ऊपर धरातल जहां पे हम रहते हैं वहां से लेकर 100 किलोमीटर की गहराई तक कौन सा मंडल पाया जाता है, तो स्थल मंडल पाया जाता है। और इसे क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। अब इसके बाद चट्टानें कैसी अवस्था में है, अर्ध तरल अवस्था में है, जहां पे ये ऊपरी भाग क्या कर रहा है, तैर रहा है। वो आगे चर्चा आने वाली है, प्लेट विवर्तन की पढ़ेंगे उसके बारे में सारी। तो स्थल मंडल के नीचे क्या पाया जाता है, ये देखो आ ही गई है बात। स्थल मंडल के नीचे क्या पाया जाता है, तो स्थल मंडल के नीचे दुर्बलता मंडल पाया जाता है। और दुर्बलता मंडल है वहां पे चट्टानें कैसी अवस्था में है, तो पिंगली हुई अवस्था में है या अर्ध तरल अवस्था में है। और इसलिए इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे बेनियोफ जोन है, एस्ट्रोस्फीयर है। तो निम्न गति का मंडल तो यही तो है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये अर्ध तरल अवस्था में है, प्लास्टिक अवस्था में है। इसके कारण क्या है, इस भाग में भूकंपीय तरंगों की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके नाम क्या हो गए हैं, स्थल मंडल या फिर दुर्बलता। स्थल मंडल के नीचे क्या पाया जाता है, दुर्बलता मंडल पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोस्फीयर कहते हैं। अब स्थल मंडल को तो क्या बोला था, स्थल मंडल को बोला था लिथोस्फीयर। अब दुर्बलता मंडल है, इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोस्फीयर कहा जाता है। फिर दुर्बलता मंडल को क्या कहते हैं, एक और नाम है जी, क्या नाम है इंपॉर्टेंट इसका, देखो बहुत सारे हो गए यहाँ पे। दुर्बलता मंडल को 2-3 नाम से पुकारते हैं। एक तो दुर्बलता मंडल है, एक निम्न गति का मंडल है, एक ये देखिए बेनियोफ जोन भी कहते हैं। और चट्टानें कैसी है, यहाँ पे पिंगली भी अवस्था में है। तो 2 परतों के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। तीसरी परत कौन सी है, तो क्रोड है, जो पृथ्वी की एकदम आंतरिक भाग की परत है, उसको क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। तो क्रोड के बारे में चर्चा करते हैं। ये है लो जी क्रोड आ गई। अब क्रोड में क्या क्या खास बातें हैं, देखिए ये सूत्र है वो आपको याद करना है, और सूत्र है। अब इससे कोई चीजें लिखनी हो तो आप आसानी से लिख सकते हो। यानी कि पेपर के अंदर जो ओमार सीट आपको भरनी है, तो ओमार सीट भरने के अलावा पेपर में रफ कार्य करने के लिए जगह मिलती है। जैसे ये सूत्र लिखा और इसमें किसका मतलब क्या है, तो आप लिख सकते हो, कैसे कोनार्ड, कैसे कोनार्ड असमता, मां से मोहरोविकिक, 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 ठीक है। फिर रे से क्या हो गया, रेपेटी, रेपेटी। फिर गै से क्या हो गया है, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। कौन सी असमता, गुटेनबर्ग, तो गुटेनबर्ग। और 5वीं और लास्ट कौन सी है, तो ले से क्या हो गया जी, लेहमन। ये 5 क्या पाई जाती है, असमता पाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो यही है, यानी प्रश्न किससे आएगा, इनसे आने वाला। ये कौन सी है, वो किसके मध्य है, इसकी बात करें तो ये लो इसको इधर भेज देते हैं। अब बात करें कौन सी किसके मध्य है, तो पृथ्वी के अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतें हैं
वो कितनी मानी गई है? 3 मानी गई है। अब 3 परतें कौन कौन सी है? तो 3 परतों की बात करूं तो पहली परत कौन सी बताई है? तो पहली परत का नाम है क्रस्ट। क्या नाम है? क्रस्ट है। दूसरी परत का नाम क्या है? तो 2 नंबर जो परत है उसका नाम है मेंटिल। क्या नाम है? मेंटिल। और तीसरी परत का नाम क्या है? तो तीसरी परत का नाम है क्रोड। तीसरी परत का नाम क्रोड या क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। ठीक है, कितनी परतें हैं? 3 परतें हैं। अब 3 परतों के बारे में बात करें तो प्रत्येक परत की क्या है? 2-2 परत है। ये जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है, तो क्रस्ट के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। कौन कौन से? एक तो हो गई जी ऊपरी क्रस्ट। कौन सी परत है? ऊपरी क्रस्ट। और दूसरी कौन सी हो गई? निचली क्रस्ट। यानी कि क्रस्ट के भी कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। एक कौन सी? ऊपरी क्रस्ट। दूसरी कौन सी? निचली क्रस्ट। अब कैसे पता लगे कहां से कौन सी परत शुरू होती है? तो उनको अलग करने के लिए क्या पाई जाती है? असंबद्धता पाई जाती है। तो पहले में ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करने वाली असंबद्धता कौन सी है? तो कोनार्ड असमता है जो यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। प्रश्न आता है कोनार्ड असमता किसे अलग करती है? तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को करती है। अब बात करें 2 नंबर परत कौन सी है? मेंटिल है। तो इसके भी कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। क्या है 2 भाग? तो क्या आ जाएगा? वही बात सिंपल सी, ऊपरी मेंटिल और निचली मेंटिल। तो ये लिख दिया ऊपरी मेंटिल। क्या लिख दिया? ऊपरी मेंटिल। और उसके बाद नीचे क्या पाई जाएगी? तो निचली मेंटिल। क्या पाई जाएगी? निचली मेंटिल। निचली मेंटिल। ये लो जी निचली मेंटिल हो गया है। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, तो बात करते हैं यहाँ पे। तो दूसरी असमता कौन सी है? मोहरोविकी के असमता है। कहां पाई जाएगी? तो सिंपल सी बात है, दूसरी जो असंबद्धता है वो इन सब में क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों के मध्य पाई जाती है। इनके मध्य क्रस्ट और मेंटिल के मध्य पाई जाती है। लेकिन क्रस्ट की निचला भाग क्या कहलाता है? निचली क्रस्ट कहलाती है। और मेंटिल का ऊपरा भाग क्या कहलाता है? तो ऊपरी मेंटिल कहलाता है। तो ये कहां पे पाई जाएगी? इन दोनों के बीच पाई जाएगी। कहां पे पाई जाएगी? निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटिल के बीच कौन सी पाई जाती है? तो मोहरोविकी की असमता पाई जाती है। उसके बाद में तीसरी बात करें तो तीसरी असमता कौन सी है? तो रेपिटी असमता है। अब रेपिटी असमता कहां पे पाई जाएगी? तो ये देखिए ऊपरी मेंटिल और निचली मेंटिल के बीच में पाई जाएगी। तो ये इनका सबका क्रम है, इस ट्रिक से सारा काम हो रहा है। फिर आगे बात करते हैं तीसरी परत कौन सी है? तो तीसरी परत का नाम क्या है? कोर या फिर क्रोड है। तो इसके भी कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। वही सिंपल सी बात है, क्या लिखोगे? तो ऊपरी कोर या फिर बाह्य कोर। ये देखिए ये लिखते हैं अपने, ये भी आ सकता है। क्या लिखेंगे? बाह्य कोर। देखिए इसमें ऊपरी निचली है तो ऊपरी निचली मिलता है, लेकिन क्रोड के अंदर ऊपरी निचली ना देकर क्या देते हैं? तो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड देते हैं। तो क्या लिखेंगे? बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड लिखेंगे। तो ऊपरी परत कौन सी है? बाह्य क्रोड। बाह्य क्रोड। और निचली कौन सी है? तो आंतरिक क्रोड। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में एकदम गहराई में जहां पे निफे पड़ती, तो आंतरिक क्रोड। अब इनको अलग कौन सी परत करती है? तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो चौथी जो असमता है उसका नाम क्या है? गुटेनबर्ग असमता है। अब गुटेनबर्ग जो असमता है वो किनको अलग करती है? तो यहां पे आ जाइए, किनको अलग करती है? तो निचली मेंटिल और बाह्य क्रोड को क्या करती है? अलग करती है। लास्ट असमता कौन सी है? तो लेहमन असमता है। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये रखनी है। अब 5 में से सारे याद आ रहे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्या है? मोहरोविकी है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है?
तो गुटेनबर्ग है, क्योंकि ये मुख्य परतों को क्या कर रही है, अलग कर रही है। मोरोविकिक तो क्रस्ट और मेंटल को अलग कर रही है, और गुटेनबर्ग है वो किसको कर रही है, मेंटल और क्रोड को अलग कर रही है। तो लास्ट जो लेहमन है वो किसके, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के मध्य पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूं ये बातें सारी समझ में आ गई होगी। तो ये चीजें इसके अंदर है, बाकी कोई अन्य चीजें नहीं है जो पढ़ा है, और इन्हीं से प्रश्न आता है। देखिए इधर लाते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका आप ले सकते हो एक बार, अगर स्क्रीनशॉट खींचना चाहे तो खींच सकते हो, महत्वपूर्ण है। फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं अपने। ये क्या रह गया था, तीसरी परत। तीसरी परत कौन सी थी, तीसरी परत कौन सी है, तो क्रोड है। तीसरी परत का नाम क्या है, क्रोड या फिर कोर है। अब क्रोड या कोर के बारे में बात करें, क्या महत्वपूर्ण बात है इसमें, तो सारी बातें तो हो चुकी है, लेकिन एक दो बात को छूटी है तो देख लेते हैं। अब देखिए, तो लास्ट परत कौन सी है, क्रोड है, जिसे क्या कहते हैं, अंतरतम भी बोलते हैं या फिर कोर भी कहते हैं। अब इसकी गहराई कहां से कहां तक है, तो 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक है। और केंद्र कहां से कहां तक है, प्रश्न आ सकता है। जहां पे पृथ्वी की त्रिज्या खत्म होती है तो केंद्र समाप्त हो जाता है। कितनी गहराई है, 6371 किलोमीटर तक पाई जाती है। फिर कोर को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, एक तो बाह्य कोर और आंतरिक कोर। फिर कौन सी असमता किसे अलग करती है, तो गुटेनबर्ग असमता है, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये निचली मेंटल और ऊपरी या बाह्य कोर को क्या करती है, अलग करती है। तो निचली मेंटल और बाह्य कोर को क्या करती है, ये अलग करती है। और लेहमन असमता है वो किसको करती है, तो ये लेहमन दे रखा है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर को क्या करती है, अलग करती है। अब बाह्य कोर है वो कहां से कहां तक है, तो 2900 किलोमीटर की गहराई से 5151 है, 5150 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। आंतरिक कोर, आंतरिक कोर कहां से कहां तक है, तो 5150 से लेकर 6171 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई है। अब देखिए, पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो कहां कहां पर है, वो तरल अवस्था में है। एक तो कहां पे है, पृथ्वी का आंतरिक भाग कहां कहां पे तरल अवस्था में है, तो एक तो कहां पे तरल अवस्था में है, तो 100 किलोमीटर की गहराई पे। कहां पे, 100 किलोमीटर की गहराई पे, जहां पर क्या पाया जाता है, तो 100 किलोमीटर की गहराई पे, कितनी किलोमीटर की गहराई पर है, 100 किलोमीटर की गहराई पर, जहां पर निम्न गति का मंडल पाया जाता है, वहां पे क्या है, पृथ्वी की चट्टाने हैं वो कुछ पिंगली व्यवस्था में है। फिर बात करें तो 2900 किलोमीटर की गहराई पर भूकंपीय तरंगों की चाल में, गति में परिवर्तन हो जाता है, तो वहां पे भी कुछ भाग क्या है, पिंगली व्यवस्था में है। तीसरी बात करें तो 5150 किलोमीटर की गहराई पर भी भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन होता है, तो वहां पे भी कुछ भाग है वो तरल अवस्था में है। ये तीन पृथ्वी के ऐसे भाग हैं जहां पे क्या है, तरल अवस्था में पृथ्वी पाई जाती है। अब ये जो अपने पढ़ाए अभिनव मत, इसके बारे में थोड़ा सा चित्र में देख लेते हैं, क्या इसका चित्र है। तो ये देख लीजिए, अभिनव मत के अनुसार क्या चीज है। तो अभिनव मत के अनुसार इसमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना और सूत्र क्या है, अभी बताया आपको। क्या है सूत्र, तो सूत्र है कुमार गुल। कौन सा गुल, कुमार गुल। ठीक है, अब देखिए कुमार गुल सूत्र है, किसको याद रखने का, ये असंबंधता है किसके बीच में, उसको याद रखने का। ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, तो कितनी परतें पाई जाती है, तो तीन परतें हैं। कौन कौन सी है, तीन परतें, तो एक का नाम है क्रस्ट, दूसरी का नाम क्या है, मेंटिल, और तीसरे का नाम क्या है, क्रो या कोर। तीन परतें हैं। ठीक है, अब तीनों को कितने कितने भागों में बांटा गया है, दो दो भागों में। तो क्रस्ट के कितने हो गए, दो हो गए, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। मेंटिल कितने हो गए, दो हो गए, ऊपरी मेंटिल और निचली मेंटिल। क्रोड के कितने हो गए, दो हो गए। ये तो बाह्य कोर और आंतरिक कोर। तो कितने भाग हैं, तीन परतें हैं। तीनों के कितने कितने हो जाते हैं, दो दो और हो जाते हैं, तो कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं।
अब इनके मध्य में कौन सी संक्रमण परतें पाई जाती है? तो ये संक्रमण परतें हैं जो इस सूत्र से क्या हो जाती है, याद हो जाती है, और यही प्रश्न है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो पहली है कोनार्ड। कोनार्ड किसके मध्य है? ये देखो, तो ऊपरी मेंटिल और निचली मेंटिल के मध्य कौन सी है? कोनार्ड है। दूसरी कौन सी है? तो मोरोविकिक है। कहां पे है? यहां पे है। तो ऊपर तो कौन सी है? निचली क्रस्ट है। नीचे कौन सी है? तो ऊपरी मेंटिल है, तो इनके मध्य में है। फिर तीसरी कौन सी है? तो तीसरी का नाम है रेपिटी असमता। रेपिटी किसके मध्य है? तो ये देखिए रेपिटी, यानी कि रेपिटी असमता यहाँ पे है, ठीक है, ऊपरी मेंटिल और निचली मेंटिल के मध्य है। फिर लास्ट वाली नीचे वाली कौन सी है? गुटेनबर्ग असमता। अब गुटेनबर्ग असमता है वो किसके मध्य है? तो ये देख लीजिए यहाँ पे है। तो ऊपर तो कौन सी रहेगी है? ऊपरी मेंटिल और नीचे वाला बाह्य कोर के मध्य क्या पाई जाती है? गुटेनबर्ग असमता पाई जाती है। और पांचवी कौन सी है? तो पांचवी है लेहमन असमता। तो ये किसके मध्य पाई जाती है? तो बाह्य कोड और आंतरिक कोड के मध्य पाई जाती है। अब गहराई की बात करें तो सबसे पहले यहां से शुरू होती है, तो सबसे पहले तो 30 किलोमीटर की गहराई, यानी कि कुछ विद्वानों ने क्रस्ट की मोटाई कितनी मानी है? 30 किलोमीटर मानी है, तो मान लेते हैं वो ऊपरी क्रस्ट है, ठीक है। कुछ विद्वानों ने कितनी मानी है? 100 किलोमीटर तक मानी है, तो 100 किलोमीटर तक मान लेते हैं पूरी क्रस्ट क्या है? आ चुकी है। और यहीं पे क्या पाया जाता है? निम्न गति का मंडल पाया जाता है। उसके बाद 100 से 200 यहाँ पे क्या पाया जाता है? निम्न गति का मंडल पाया जाता है। 100 से कहां तक है? 200 से, ये वाला भाग है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? निम्न गति का मंडल पाया जाता है। फिर 200 से 400 तक, यानी कि कुछ विद्वानों ने इसको 4 पार्टों में भी डिवाइड किया है। किसको? मेंटल परत को। तो 100 से 200 हो गया, 200 से क्या हो जाता है? 400, 400 से क्या हो जाता है? 700। फिर मेंटल परत है वो कहां तक है? तो कहां तक है? 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। और लास्ट में बात करें आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड, तो आंतरिक क्रोड कहां तक है? बाह्य क्रोड कहां तक है? तो 5150 किलोमीटर तक है। और लास्ट पृथ्वी का केंद्र कहां तक है? लास्ट पृथ्वी का केंद्र कहां तक है? ये पृथ्वी का मतलब एक पार्ट, हमने जैसे तरबूज का एक भाग काट लेते हैं तो वैसे ही आपको काट कर दिखाया है, ठीक है। तो लास्ट में यहां तक केंद्र कितने तक है? तो 6371 किलोमीटर तक, यही पृथ्वी की क्या है? त्रिज्या है। तो ये सारा सिद्धांत अपने पढ़ चुके हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले कौन कौन से स्रोत थे? तो पहले तो अपने पढ़ा था अप्राकृतिक स्रोत, जिसमें पढ़े हैं घनत्व है, दबाव है, तापमान है, जो पृथ्वी की आंतरिक गहराई में जैसे जैसे जाते हैं बढ़ते हैं। फिर पढ़े हैं प्राकृतिक स्रोत, ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में पढ़ा है। और तीसरा क्या पढ़ा है? विभिन्न विद्वानों के मत पढ़े हैं, जो सारा का सारा क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और लगभग इस यूनिट, इस टॉपिक से, यानी 4 नंबर टॉपिक से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके सिलेबस में या आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।